हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया सर, आपकी दुआ। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, ओके। हम कहाँ थे कल? कल हम लोग थे वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द रोल ऑफ द खिलाफत एंड बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर, राइट? तो वहाँ से चलते हैं आगे एंड सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को खत्म करेंगे, फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कंक्लूजन के ऊपर चर्चा करेंगे हम, और कंक्लूजन के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत में प्रशासनिक रूप से क्या क्या चीजें हुई थी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपको सवाल आए नहीं है? मतलब बहुत ही कम आए हैं। इवन आप पीवाईक्यूज उठा के देख लोगे तो यू फाइंड वेरी रेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पीवाईक्यू साइड। ओके, देखो सतीश चंद्र साहब ने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी बॉल बाय बॉल कमेंट्री के रूप में दी गई है। पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको एक थीम के रूप में पता होनी चाहिए, मतलब वही मैं तो सजेस्ट करूंगा सर। ओके, थीमेटिकली क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या है कि उसमें से एक्सट्रैक्शन आता है ना सर। ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री यूपीएससी पूछता नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट आउट फॉर योर आंसर्स। ओके, अब जैसे आर्मी का पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ बहुत इंपॉर्टेंस है, मंगोल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है सर, है ना? क्योंकि राजकीय इतिहास के साथ ही मंगोल पॉलिसी जुड़ी हुई है ना, कि राजा की जो संघर्ष है या राजा की जो लड़ाई है सर। ओके, साम्राज्य वितरण के पॉइंट ऑफ व्यू से या मंगोल थ्रेट्स को कैसे काउंटर किया जा रहा है सर। ओके, तो दे आर आल्सो कोरिलेटिव ना, उसके साथ कोरिलेशन में जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझिए। हाँ, मतलब स्लाइड्स में से ज्यादा समझ में आ जाएगा, पर कोई एक बार बुक में से एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, कुछ चीजें मिसिंग हो गई हो, है ना? डीएन झा किसके लिए लेना है? मिडिवल इंडिया के लिए क्यों डीएन झा पढ़ना सर? डीएन झा तो एंशिएंट के लिए है, वो भी लिमिटेड टॉपिक के लिए देखते हैं हम, तो ज्यादा नहीं देखते जा सकते। चलिए सर, ओके, आगे चलते हैं। और सल्तनत पीरियड के अंतर्गत हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट तुर्को पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ कैलिफेट, वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ सुल्तान, वी वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ किंगशिप, है ना? समझे? या बेसिकली हाउ द किंगशिप इवॉल्वड एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। अब देखिए नेचर ऑफ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो चीजें याद रखनी है उसमें यही कंटेक्स्ट बनाना है कि भाई क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि हाईलाइट द मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत और हाईलाइट द मिलिट्री नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो हमें बेसिकली फिर उसकी मिलिट्री सिस्टम या मिलिटरिस्टिक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज डिमांडिंग कि क्या कौन सी साइड पूछी जा रही है। अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार डू यू एग्री दैट इट वाज अ थियोक्रेटिक स्टेट और नॉट सर, ओके, तो उसमें हम लोग हमारा ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर दो स्कूल्स है। एक स्कूल कह रही है कि ये थियोक्रेटिक था, दूसरी स्कूल कह रही है कि नहीं था। बेस्ड ऑन द सोर्सेस जो थियोक्रेटिक के फेवर की बात करेंगे उसमें वी विल सी कि राजा के एक्शंस हो गए हो, शरीयत की कहानी हो गई हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि जो टैक्सेस लागू किए गए थे और बाकी सारे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। नहीं था उसके पीछे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार के द्वारा एक्शंस लिए गए थे और जो बहुत सारे राजा थे जो थियोक्रेटिक को डिफाइन करके या उसके अगेंस्ट जाके वी विल सी कि अपने डिसीजंस ले रहे थे, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि थियोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ या थियोक्रेटिक सिस्टम नहीं हुआ करती थी, राइट और रॉन्ग? तो ठीक है ना? तो हमें ये दोनों की कहानी पता चलनी चाहिए और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड बी अवेयर कि भाई इसको थियोक्रेटिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो एक तो ये सवाल आपको यहाँ से पूछा गया। दूसरा वी विल सी कि हमें जो देखना है वो थियोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारे टॉपिक के अंदर से हमें ये भी समझने की आवश्यकता रखनी है कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी और ये एडमिनिस्ट्रेशन में किंगशिप की पॉलिसीज कैसे चलती है। किंगशिप का मतलब बेसिकली जो राजा का इंपॉर्टेंस है। तो ये तो आपको नेचर ऑफ स्टेट की डिबेट तो सबको याद रहेगी कि भाई कैसे इसको डिबेट डिफाइन किया गया। एक पैटर्निस्टिक स्टेट कहता है वेबर, थियोक्रेटिक स्टेट की बात की गई है सर, समझे? मैक्स वेबर एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था सर, समझे? बट ये पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डाला गया सर, ठीक है, कि स्टेट हर एक छोटा सा छोटा डिसीजन में इंक्लूड था, इसलिए उसको पैटर्निस्टिक कहा गया है सर। वेबर को अगर आप मतलब दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा सर, वेबर इज अ थिंकर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने जो इंस्टीट्यूशन स्टडी किए थे उसको हिस्टोरिकली इंप्लीमेंट किया गया है। मतलब पॉपेट की कंसेप्ट को हिस्ट्री में डाला गया और उसको डाल के जांचने की कोशिश की गई, उसको एक तरह से चेक दिया गया कि भाई ये यहाँ पे ऐसी मेथड यूज की थी कि नहीं की थी, ठीक है? तो जो वेबर ने अपना दर्शन दिया था या काइंड ऑफ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग दी थी कि भाई देखो इसको पेटर्नलाइज कहते हैं ये परिस्थिति को, वैसे ही सेम सिस्टम थोड़ी बहुत दिल्ली सल्तनत के अंदर निकल के आई थी सर, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इसको पेटर्नलिज्म के साथ इन्होंने जोड़ा था सर। समझ में आया कि नहीं आपको? तो वी विल फाइंड कि एक थियरी ये भी है, एक कॉन्क्वेस्ट स्टेट है, एक मिलिट्री नेचर है सर, है ना? दिल्ली सल्तनत हमेशा बेसिकली पुलिस स्टेट या मिलिट्री स्टेट रहा है। इनफैक्ट ये पूरा मुगल स्टेट का भी यही नेचर था। अगर आप नेचर ऑफ स्टेट इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि इनकी व्यवस्था कैसी है सर, है ना? समझे? एक तरह से पुलिस स्टेट जैसी है सर, है ना? कि भाई सेना की मदद से एंड वी विल कम टू नो कि ओवरऑल जो स्थिति है पुलिस इंस्टीट्यूशन है, जो रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर की मैकेनिज्म है उसके थ्रू इन्होंने चलाया था सर, ठीक है? थियोक्रेसी में फॉरेन अगेंस्ट का मतलब ये है कि देखो हमारे लिए तो नेचर ऑफ द क्वेश्चन मैटर करता है सर। क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है कि हाईलाइट द डिबेट सराउंडिंग द नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत और नेचर ऑफ स्टेट सराउंडिंग द दिल्ली सल्तनत, तो हमें ये सब कुछ पॉइंट्स आने चाहिए कि एक स्कूल ऑफ थॉट मिलिट्री स्टेट कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट कॉन्क्वेस्ट स्टेट कहता है, एक पेटर्नलिस्टिक स्टेट कहता है, एक थियोक्रेटिक और एक पांचवा सेंट्रलाइज्ड स्टेट, ओके? और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि भाई ओवरऑल कंक्लूजन के अंदर हम लोग ये भी बताने की कोशिश करेंगे इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, ओके? समझे? तो किसी में कुछ जगह के ऊपर ये फीचर भी देखने को मिलते हैं और ये भी देखने को मिलते हैं। सेंट्रलाइजेशन था, पर सेंट्रलाइजेशन उतनी प्रोमिनेंटली हमको नहीं मिलेगा सर, ठीक है? तो डू वी सी दैट मच ऑफ द सेंट्रलाइजेशन इन मच ह्यूज नंबर्स? नो सर, ठीक है? क्योंकि इट वाज ऑलवेज वेरिंग सर, ओके? तो सेंट्रलाइजेशन तो कभी भी हुआ नहीं है, आज के भारत में नहीं हो पाया है सर, ठीक है? मतलब आप समझने की कोशिश करिए, बड़ी-बड़ी सरकारें आके चली गई, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जो आप बेसिकली कर पाओगे, है ना? तो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन तो था ही सर, ओके? तो 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं था ना व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि भाई देखो ये कंक्लूजन में वी विल सी कि थियोक्रेसी का बेस बना के राजा ने शासन करने की कोशिश की, बट 100% थियोक्रेटिक नहीं था। मिलिट्री सिस्टम बहुत स्ट्रांग रही थी, क्योंकि जहां-जहां मिलिट्री सिस्टम कमजोर रही वहां स्टेट ही क्रिएट नहीं हो पाता है। आप देखिए कि दो स्टेट्स व्हिच आर नॉट एबल टू एनफोर्स अ स्ट्रांग मिलिट्री नेचर और मिलिट्रिस्टिक सिस्टम, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव सर, करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। तो वी विल फाइंड कि इट डिपेंडेड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द सुल्तान एंड मेनी टाइम्स वी विल आल्सो फाइंड इट डिपेंडेड ऑन द इमीडिएट कंडीशंस, है ना? तो इस तरह से ओपन एंडेड कंक्लूजन, क्योंकि आपको पूछा ही जाता है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट, है ना? डिबेट सराउंडिंग द नेचर ऑफ स्टेट सर, समझ लीजिए कि भाई इसके ऊपर ही डिबेट बताइए। तो फिर आपको तो फिर वो जैसे फ्यूडलिज्म की डिबेट हमने देखी थी, याद है कि नहीं? अराउंड 7th सेंचुरी के बाद की जो परिस्थिति क्रिएट हुई है सेंचुरी में 750 टू 1000 के ट्रांजिशन में, उसमें भी यही समझा था ना, वी हैड डिस्कस दिस पार्ट ओनली कि देखो घुमा फिरा के तो यही चीज आपको मिल जाती है सर, ओके? तो वी विल फाइंड कि ये कहानी कहता है कि भाई देखो थियोक्रेसी एक नहीं था। थियोक्रेसी के फेवर वाले बहुत लोग कहते हैं कि सुल्तान जो था वो पोप के रूप में था। सुल्तान राजा के रूप में भी काम, पोप क्यों? क्योंकि वो दिल्ली लाई कहता था अपने आप को सर, ठीक है? बट देन वी विल फाइंड कि
ओवरऑल स्थिति हमें ये देखने को मिल रही है कि कुछ-कुछ चीज़ों में ज़िंदगी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता है। वी विल आल्सो फाइंड कि जो इस्लामिक लॉज़ थे वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। वी विल आल्सो सी साइमल्टेनियसली जो थियोक्रेटिज्म लाने की कोशिश की गई थी, है ना? उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और ज़ियाउद्दीन बाद में तो आखिर में यही लिखता है कि भाई शरियत सियासत के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो हमें सियासत को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि शरियत को, है ना? तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स व्हाट, सर, ये तो बेसिकली यही दर्शा रहा है कि भाई आपकी जो नेचर ऑफ स्टेट है वो थियोक्रेसी पूरी तरह से 100% नहीं थी, सर। तो वी विल फाइंड कि देयर आर मेनी थिंग्स, ओके ना, सिचुएशन बाय सिचुएशन हमको यहाँ से मिलती है। नो डाउट उलेमास वर देयर, दे वर द गार्डियंस ऑफ द सेक्रेड लॉ, दे वर द वंस वी विल कम टू नो कि हु इंटरप्रेटेड द इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन इंडिया, सर, ठीक है। बट मेनी टाइम्स द किंग यूज्ड टू गो ओवर एंड अबाउट द उलेमास एज़ वेल, है ना? इनफैक्ट ज़्यादातर राजाओं ने उलेमाओं की सर्विस की थी, सर, और सर्विस मतलब ठीक-ठाक सर्विस की थी। चालीसा कौन था? ये सवालिन लोग था। आप समझने की कोशिश करिए कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के अंदर देखेंगे, उसमें भी हमारे पास एविडेंसेस है, ठीक है। तो सुल्तान नो डाउट वाज ट्राइंग टू प्रोक्लेम और ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट ही इज कंसर्न्ड अबाउट द रीजन, बट मेनी टाइम्स विल कम टू नो कि ही यूज्ड टू गो ओवर एंड अबाउट द रीजन एज़ वेल, ओके। तो इस दोनों से हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे, सर। खैर, तो नेचर ऑफ स्टेट तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए प्रोमिनेंट क्या है, सर। अब देखिए दूसरी कहानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, वो एक तो डिबेट है, डिबेट के साथ-साथ वी विल सी कि द रोल ऑफ किंगशिप है, सर, है ना, समझे? तो एक तो नेचर ऑफ द स्टेट की हमने डिबेट देखी कि स्टेट का नेचर कैसा था, सर, ओके। एक्चुअली नेचर कभी आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए उसको नेचर कहा गया है। समझ में आया कि नहीं आपको? है ना कि इस व्यक्ति के नेचर को डिफाइन करिए, वो यार अलग ही बंदा है, सर। क्यों? बोले कभी-कभी तो इतना बरस जाता है कि बात मत करो, और कभी-कभी इतना एटीट्यूड दिखाता है कि मतलब जाने पहचाने ना, सर, समझे कि नहीं? तो बिल्कुल तुम ये नेचर ऐसा ही होता है, सर, नहीं कुछ आप भाप नहीं सकते हो, सर। तो ये तो वास्तविकता है, सर। नेचर भी ऐसा है ना, देखिए आप गार्डन में चले जाओ ना, आप फूल सुबह-सुबह देखोगे तो इतना ऐसा एकदम आपको मजा आएगी उनको देख के, शाम को चले जाओगे, मुर्गा की मुँह करके बैठे होगे, सर। वही कहानी है, सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस, ओके। तो वी विल फाइंड कि स्टेट के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, सर, है ना, कि समय के साथ परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालता रहा है, सर। उसी को ही स्टेट कहते हैं, सर। वरना स्टेट डिक्लाइन चला जाता है, स्टेट इवोल्यूशनरी रहता है, हमेशा याद रखिएगा, सर, ठीक है। स्टेट इज ऑलवेज इवोल्यूशनरी इन नेचर, द स्टेट नेवर कन्फाइन्स इटसेल्फ टू अ सिंगुलर फॉर्मेट और फ्रेमवर्क, ओके। खैर चलिए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द रोल ऑफ खलीफा, सर, ठीक है। एंड आपको ये इस बार या 1-2 साल पहले पूछ दिया गया था कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस दैट द खलीफा यूज्ड टू बेसिकली इंप्लीमेंट, और द खलीफा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी सल्तनत, सर, है ना। इनफैक्ट इसी के अंदर से खलीफा के साथ सुल्तान की कनेक्टिविटी और खलीफा सुल्तान डाइकोटोमी भी हमें पता होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने पिछले क्लासेस के अंदर चर्चा की थी कि भाई खलीफा की इंपॉर्टेंस क्या थी, सर, ठीक है, समझे? तो अगर आपको याद होगा पिछले क्लास के अंदर, तो खलीफा वाज सीन एज अ पर्सनैलिटी जिनको अमीर मोमिन कहते थे, सर, है ना। मोमिन इज अ वर्ड इज फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, सर, समझे? एंड अमीर का मतलब होता है उनका लीडर, सर, समझे कि नहीं? समझे? तो ही इज सीन एज अ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज अमीर मोमिन, सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से खलीफा की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगी थ्रू आउट द होल मिडीवल वर्ल्ड, सर, है ना। समझे? मतलब आज की तारीख में भी इसी की तो संघर्ष है, सर, ओके। कि सऊदीया, तुर्किया, है ना, समझे? या अभी ईरान निकल के आया है, वो भी कह रहा है कि हम भी खलीफा है, सर, ठीक है ना, कि भाई हमारी भी दबदबा है, हम भी बेसिकली दुनिया भर के मुसलमानों को काइंड ऑफ इनफेक्ट है ना गाइड करेंगे। तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको मिल्लत कहा गया है, सर, ठीक है, समझे? या वी विल सी कि जो ब्रदरहुड का कांसेप्ट है उसको उम्मा कहा गया है कि भाई जितने भी मुसलमान हैं दे आर ऑल ब्रदर्स, ओके, काइंड ऑफ दे हैव रिलेशंस, ओके। और यूनिफॉर्मिटी, हार्मनी लाने के लिए, और उनकी एक अथॉरिटी के रूप में खलीफ जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, सर, है ना, समझे? तो इस कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खलीफा की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके। अब आपको एक बार सवाल आया था कि नेचर दी टू व्हाट एक्सटेंट द खलीफा सोर्स एंड सैंक्शन, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द सोर्स एंड सैंक्शंस ऑफ द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, समझ गए? कैलिफेट वाज द सोर्स, ओके। तो वी विल फाइंड कि कैलिफेट वाज नेवर अ रियल सोर्स, समझ में आया कि नहीं? कैलिफेट वाज ऑलवेज नॉमिनल सोर्स। आप समझिए कि जितनी भी खलीफा सिस्टम थी या खलीफेट सिस्टम के अंतर्गत हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिल रही है, उसमें क्या देखने को मिला, सर, ठीक है? खलीफा क्या आपको सच्चे पावर के रूप में कभी भी देखने को मिला? ना को, सर, है ना, समझे? वी विल फाइंड कि खलीफेट एंड द खलीफा वाज नेवर द रियल अथॉरिटी इन इंडिया, सर, ओके। खलीफा वाज जस्ट दी वी कैन से नॉमिनल अथॉरिटी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हेन वी स्टडी द होल हिस्ट्री, है ना, अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो यू कैन राइट डाउन क्रोनोलॉजिकली द सैंक्शनिंग ऑफ द खलीफेट सिस्टम वाज नेसेसरी फॉर द सुल्तान टू गेट द लेजिटिमेसी एंड एक्चुअली गेट एक्सेप्टेड इन द masses and also in the central Asian settings, okay. And it was Iltutmish who started getting recognition and khutbah reading in the name of Khalifa, issuing various orders in the name of Khalifa. But we will see that the source of power of Delhi Sultan was never the Khalifa, sir. आप समझिए कि खलीफा का नाम लेके शासन किया जा रहा था, पर खलीफा को पता नहीं था कि मेरे नाम के पर्चे पाटे जा रहे हैं, सर, समझे? मेनी टाइम्स विल सी कि खलीफा की मृत्यु होने के बाद भी उसके नाम के पर्चे बांटे जा रहे थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ये हुआ कि खिलजी ने खलीफा के बाद भी विल सी कि उसके नाम के पर्चे बांटे, सर, समझे? गेटिंग ओवर, ओके। हमें देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर ये चीज तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो खलीफा को काउंटर कर देता है, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। फिर जीवन के आखिर आखिर के कार्यकाल में किसी ने कहा कि बेटा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम पहले उसे थोड़ा रिकॉग्निशन लेके आओ तो तुम्हें मान्यता मिलेगी, सर, ठीक है। तो तुगलक के समय पे हमको ये पता चल रहा है कि भाई देखो खलीफा सिस्टम के अंतर्गत उसकी इंपॉर्टेंस उसने बढ़ाई, सर, है ना, इनिशियल पीरियड में जो नहीं हुआ करती थी। तो इट ऑलवेज वेरिड फ्रॉम सुल्तान टू सुल्तान, इट आल्सो वेरिड फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एज़ वेल, सर, ठीक है ना, समझे? तो ये इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इस्लामिक सक्सेशन एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल, सर, ठीक है ना, समझे? एंड दिस इंस्टीट्यूशंस केम इनटू द पिक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद ओनली, सर, ठीक है ना, समझे? तो हमें पता चलता है कि जो पहले 4 खलीफा थे रशीदुन, है ना, जो अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे और अली थे, सर, ठीक है? इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उमैय्यद खलीफेट की शुरुआत हुई दमास्क में, उसके बाद अब्बासिद खलीफेट निकल के आया। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये जो उमैय्यद थे वो डिक्लाइन में गए, फिर फातिमीड और आपके अब्बासिद खलीफेट का भी इमर्जेंस हुआ, सर, ठीक है? तो होता क्या है कि खलीफेट सिस्टम के अंतर्गत एक से अधिक प्रकार के पावर सेंटर्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट इस्लाम के खलीफाओं के अंदर खास करके 1000 के बाद का पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करिए, इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड इट स्प्रेड इवन अप टू स्पेन एज़ वेल, सर, ओके। आपको जानकारी होगी कि स्पेन तक इनफैक्ट है ना इस्लाम पहुंच गया था पॉलिटिकल खलीफा का मैसेज लेके, ओके। एंड ग्रेजुअली द स्पेनियर्ड्स फॉट आउट एंड इवेंचुअली वी विल सी कि वंस अगेन द स्पेन गॉट कन्वर्टेड इनटू कैथोलिसिज्म, सर, ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं ना, इन सबको एक चीज थी कि खलीफाओं की रिकॉग्निशन मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत ठीक हो जाएगा, सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि खलीफा का कांसेप्ट निकल गया है। कहानी ये थी कि मुस्लिम फ्रेटर्निटी को एक सिंगल मोनार्क होना चाहिए, सर। खलीफा का मतलब क्या है? लीडर, सर, ओके। सादी भाषा में आप देखिए कि पूरा का पूरा वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक थॉट प्रोसेस था कि द होल मुस्लिम उम्मा, है ना, द होल मुस्लिम ब्रदरहुड काइंड ऑफ जो है, उसमें एक ही बेसिकली खलीफा होगा जो सब कुछ कंट्रोल करेगा। बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सर, किडिंग, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि जैसे-जैसे एक्सपेंशन होने की शुरुआत हुई, द गवर्नेंस सिस्टम बिकेम वेरी पावरफुल, ओके। गवर्नेंस सिस्टम का मतलब ये था कि खलीफ का मैसेज लेके या खलीफ के नाम के ऊपर लेजिटिमेसी लाना, सर, ओके। सुल्तान जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसी अथॉरिटी हुआ करती थी जो हमेशा अपने आप को सबऑर्डिनेट कहेगा खलीफा से, सर, ओके। देखिए कैलिफेट सिस्टम आपको मुगल्स के अंदर नहीं मिलती है, सर, ओके। तो बाबर तक आते-आते बोलता है काहे का खलीफा, सर, है ना? उस टाइम पे विल सी ऑटोमन एम्पायर आ चुका था। तो 1453 के बाद जब ऑटोमन तुर्किश लोगों ने पावर कैप्चर किया और कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर नई खलीफेट की स्थापना की, तो बाबर ने नहीं माना, सर, उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। तो खलीफेट सिस्टम में रिलीजियस कम पॉलिटिकल
इंपॉर्टेंस थी सर। रिलीजियस कम पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि खलीफा वाज सीन एज अथॉरिटी, एज अ रिलीजियस अथॉरिटी, एज अ सुप्रीम इंटरप्रेटर फॉर इस्लाम एंड आल्सो द सुप्रीम मोनार्क ऑफ द होल इस्लामिक मिल्लत सर, है ना समझे? कि जो बेसिकली जितने भी मोमिन है, जितने भी मुस्लिम्स हैं, उन सबके लिए एक अथॉरिटी के रूप में कंसीडर की गई थी सर। ओके, तो दिल्ली के सुल्तानों को ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट थी कि भाई अगर खलीफाओं के साथ उनके कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उनका राब्ता होता रहेगा, इनसाइड वर्ल्ड में मतलब विद इन द स्टेट उनकी लेजिटिमेसी बहुत बढ़ती है और नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से वी कम टू नो कि अपनी गाड़ी चलाएंगे सर। ओके, बाकी रियलिटी ये थी कि नॉट अ सिंगल सुल्तान वाज फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द खलीफा दैट वाज इशूड इन दैट स्टेट्स। ओके, खलीफा जो भी ऑर्डर अपने यहाँ, जैसे बगदाद का खलीफा था आपका अब्बासी खलीफेट का सर। ओके, तो वी विल सी क्या उसके ऑर्डर 100% यहाँ इल्तुतमिश या आपका अलाउद्दीन खिलजी या बाकी सारे कोई राजा मानते थे नहीं सर, उनको क्यों मानेंगे? तो ओके, तो दुकान तो अपनी ही चलाने की कोशिश करेंगे, पर कहानी आपको ये मिलती है कि उसके साथ वो बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो हम खुद शासन नहीं कर रहे हैं, हम तो कैलिफ के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में कर रहे हैं। इससे राजा लोगों को क्या मिल जाता था? लेजिटिमेसी मिलता था सर। ओके, आउटसाइड वर्ल्ड में लेजिटिमेसी मिलता था और इनसाइड वर्ल्ड में मिल जाता था सर। ठीक है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दे यूज्ड टू हाइलाइट द नेम ऑफ द खलीफा इन द खुतबा, द प्रेयर्स, द फ्राइडे सर्मन्स एंड वी विल आल्सो फाइंड द सिक्कास जो कॉइन्स के अंदर इशू किए जाते थे सर। ओके, तो बहुत राजाओं के द्वारा विल सी कि मंसूर दिया गया, मंसूर इज काइंड ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन जो राजा लेटर के रूप में मानते थे और कहते थे कि भाई आप हमको बेसिकली रिकॉग्निशन दो एंड हम आपकी सेवा के रूप में काम करने आए हैं सर। ओके, बाकी हमें ये पता चलता है कि वी विल सी कि ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट मेनली वी विल सी कि खाली नेमसेक के रूप में था। नेमसेक का मतलब ये कि एक हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से राजा लोग खलीफा का नाम बताने की कोशिश करेंगे, रियलिटी में कुछ भी आपको नहीं मिलता है सर। ठीक है ना? ओके, अब जैसे अल्तुतमिश के समय से शुरू हुआ, मैंने आपको बताया जो मंसूर लेके आया था अल्तुतमिश। ओके, एंड वी विल फाइंड कि ग्रेट ऑनर और कॉम के साथ उसने कहा कि खलीफा का सेवक हूं। अब ये कब किया पता है? 1230 के आसपास ये करता है सर। ओके, तो यू कैन इमेजिन कि अल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होगी। अब अल्तुतमिश पावर के ऊपर कब आया था? 1211 में, 1210 के अंदर सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी विल सी कि 20 साल के बाद सत्ता में आने के 20 साल के बाद इसको इशारा पड़ा कि मेरे को खलीफा की रिकॉग्निशन चाहिए सर। ओके, अगर तुम सच्चे खलीफा के सेवक होते या सच्चे रूप में अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव मानते तो सत्ता में आने के दूसरे दिन ये कर दिया होता सर। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है समझे? या पहले दिन आप रिकॉग्निशन लेके आते कि देखो हमको खलीफा ने अपॉइंट किया है सर। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल कम टू नो कि कैलिफेट सिस्टम खाली नॉमिनल आपको मिलती है सर। ओके, लोग टाइटल अपने आप को बहुत देंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी कहेगा कि मैं नसीर अमीरुल मोमिन हूं सर। ठीक है समझे? या अमीरुल खिलाफत हूं सर। ओके, आई एम द राइट हैंड ऑफ द खलीफा सर। ओके, अरे भाई हमको पता है तू कितना राइट हैंड था सर। ओके, तू तो अपने आप को नए प्रोफेसी के रूप में देखने की कोशिश कर रहा था सर। ओके, तो वी विल कम टू नो कि क्या तुम्हें लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी एक्शंस थे वो खलीफा के द्वारा सैंक्शंस थे? अलाउद्दीन खिलजी की लेजिटिमेसी खलीफा के कारण आई थी? ना को सर। ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी की लेजिटिमेसी उसकी शक्ति के कारण आई थी, उसकी सेना के कारण आई थी सर। ठीक है समझे? बाकी कोई चीज आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलती है सर। ओके, तो टाइटुलर चीजें थी सर ना, आप समझने की कोशिश करिए कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हुआ। ये भी भाई साहब 20 साल के बाद खलीफा का रिकॉग्निशन पाने निकले सर। ओके, काहे? क्योंकि पहले के सब एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, तो उसके बाद किसी ने कहा कि भाई देख तू फेल हो रहा है, उसके पीछे का कारण है तुमने सैंक्शन नहीं लिया, लेके आजा शायद नसीब में वो मिल जाएगा। पर नियति तो इसको कुछ और ही पसंद करती थी सर। ठीक है, तो उसके बाद भी उसको सैंक्शन मिलने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया सर। ओके, तो वी विल फाइंड इन 1344 1345 सर। ओके, मतलब एमबीटी की मृत्यु 1385 के में हुई, तो उसके आखिर के जीवन में जब 5-6 साल बाकी थे तब जाके खलीफा से वो रिकॉग्निशन निकलवाता है सर। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वी विल सी कि ये 100% इंप्लीमेंट करता होगा? ना को सर। ठीक है, ओके, सैयदों के समय में भी हमको यही देखने को मिलती है। सैयद कंटिन्यू ओनली नॉमिनल एलिजेंस। ओके, एंड इट वाज द रियलिटी दैट वाज लाइव विद द सुल्तान। बाबर तक आते आते हमें पता चल रहा है बाबर का अपना बहलूल लोधी तक आ जाते खलीफेट की अथॉरिटी और वीक हो जाएगी सर। ओके, तो हमें ये पता चला कि खलीफा की इंपॉर्टेंस खाली नॉमिनल थी। इनफैक्ट खलीफा इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते तो ये मंगोलों ने क्यों उनकी सर्विस कर दी थी सर, समझे? और मंगोलों ने जब सर्विस की तो कोई राजा अपने खलीफा को बचाने क्यों नहीं गया सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि हलाकू खान करके एक मंगोल था जो चंगेज के बाद सत्ता के ऊपर आया था सर। ओके, और उसने जाके बगदाद को तहस-नहस कर दिया, उसमें आखिर के खलीफा के ऊपर भी पूरी बजाई उसने सर। ओके, तो आप समझने की कोशिश करिए कि इफ द खलीफेट इंस्टीट्यूशन वाज सो स्ट्रांग, द सुल्तान्स ऑफ ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड यूज्ड टू प्रोक्लेम दैट दे आर द सबऑर्डिनेट्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द खलीफा, दे वुड हैव गॉन एंड सेफगार्डेड द अथॉरिटी। कि देखो हमारे राजा के ऊपर आक्रमण हुआ है तो हमें जाना चाहिए बचाने के लिए सर। ठीक है, बट यहाँ देखोगे तो विल सी कि अल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो बहरम शाह और ये सब राजा लोग हुआ करते थे, नसरुद्दीन महमूद जैसा, वो कौन बीच में पड़ेगा सर? ठीक है सर, क्योंकि उनको पता था कि क्या हालत हो जाती है अगर मंगोलों के साथ लड़ेंगे। तो खलीफा की अथॉरिटी आपको लिमिटेड मिलेगी सर। ठीक है, ओके, तो ये नॉमिनल अथॉरिटी के रूप में आपको मिलती है। कोई भी राजा या कोई भी सुल्तान विल सी कि इसको 100% ओबे करता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी सर, है ना समझे? तो इट इज मोर लाइक अ टाइटुलर अथॉरिटी जिसके थ्रू आपकी लेजिटिमेसी मिलती है और ये एक सोर्स ऑफ पावर के रूप में कभी नहीं रहे हैं सर, समझे? तो आपको जो सवाल आया है वो यही आया है सर। ओके, कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड द एक्शंस परपेट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव सुल्तान्स, द कैलिफेट हैड नेवर बीन अ सोर्स ऑफ रियल पावर ऑफ द सुल्तान्स. Neither the sanctions actually gave great power and authority to the sultans of Delhi. No doubt it gave them the authority and it gave them the legitimacy to continue the functions as the subordinate or we can say representative of Khalifa. In reality, each and every sultan used to yield the power according to his or her circumstances. है ना? This includes rulers like Razia who never bothered to take the legitimacy from Caliphate as well. ठीक है ना? रजिया ने तो लेना भी नहीं, कुछ छोड़ो छोड़ना, हमारा कहाँ लेना देना सर, तो बाहर के व्यक्ति से थोड़ी मैं मान्यता लूंगा सर ना। आप इंटरनली स्ट्रांग होते तो आपको एक्सटर्नल रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये अंदर के लोगों के साथ है ना, ये खलीफेट सिस्टम बाहरी ताकत है सर, समझे? तो वी विल फाइंड रजिया अंदर से बड़ी स्ट्रांग फौलादी थी सर, समझे? तो शी इज लाइक आई डोंट केयर अबाउट दिस पार्ट, ओके, कि भाई मैं तो मेरे पास आई नो आई हैव द एक्विपमेंट टू रूल। ओके, वो तो क्या ये नोबिलिटी वोबिलिटी की गेम करा दी सर, वरना तो शी वुड हैव वेरी डिफरेंट अप्रोच और सल्तनत अलग तरह से चलता सर। ओके, मुगल्स के पॉइंट से बाबर ने क्यों नहीं मांगा सर, है ना? बाबर वाज लाइक यार अपन घट-घट का पानी पी के उज़्बेकों से मार खाया, पर्शियन से मार खाया, मध्य एशिया में चाचा से मार खाया सर, ठीक है समझे? तो मार खा के इतना फौलादी बन गया कि मेरे को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। बाबर आप देखिए घर से भगोड़ा था सर, वो बहुत मारा सर बचपन में सर, सर्विस उसकी अच्छी खासी। तो छोटू था ना बाबर, मैंने बताया था सर, ठीक है। तो छोटू था तो फिर ऑब्वियस है कि देखो जो होता है ना बुली करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो बुली होते हैं बचपन में, वो बड़े होके बड़े डॉन बनते हैं सर। या नॉर्मल पूरी जिंदगी बुली रहेगा वो, या एक ऐसा कैरेक्टर के रूप में निकल जाएगा थोड़ा डॉन टाइप हो जाएगा सर। बाबर डॉन बन जाता है। वो कह रहा है कि मेरे को कहाँ ये इजिप्शियन, ये तुर्किश और बाकी सारे खलीफाओं की आवश्यकता है सर। ओके, मैं खुद बादशाह हूँ। देखिए पूरी कहानी बदल जाती है सर, ठीक है। एक है सुल्तान और एक है बादशाह सर, ठीक है ना? तो वी विल फाइंड कि बादशाह का जो टाइटल के पॉइंट ऑफ से चीजें बड़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि भाई नाउ द अथॉरिटी ऑफ द किंग हैज गॉन बियॉन्ड द खलीफेट सर। वो शोबों में तो बेकार दिखाया जाता है कि भाई वो क्या शाहजहां मिलने गया था या जहांगीर मिलने गया था सर, है ना? और खलीफा को जाके ना पाँव में चुम्मी कर पाया था, कुछ भी होता नहीं है सर, ठीक है। या ये लोग अलग ही लेवल के लोग थे सर। खैर, एंड वी विल फाइंड कि इनको पता था कि हमें रिकॉग्निशन हमारा खुद निकालना है सर, समझ रहे हैं? ओके, तो ये तो मूवी में तो क्या है कि थोड़ा आप देखिए मूवी में तो मोसाद को कैसे दिखाया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? अमेरिका को भी कैसे दिखाया जाता है, देखो कैसी हालत है सर, ठीक है। तो कोई इनविंसिबल होता नहीं है सर, है ना? ये तो क्या है एक प्रकार की अब्दली को कैसे दिखाया गया है सर, ठीक है। तो इनविंसिबिलिटी का एक मिथ है सर, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो पहली चीज आपको समझ में है कि कहानी क्या है सर। ये खलीफा के साथ ही आपकी थियरी ऑफ किंगशिप भी जुड़ी हुई है सर। ओके, क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि राजा खलीफा से रिकॉग्निशन करके इंडिपेंडेंट थियरी ऑफ किंगशिप लेके आया सर, समझे? तो राजत्व के स्रोत है ना, समझे? ये राजत्व के सिद्धांत सर। ओके, तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, ऐसा जरूरी था इसके अंदर सर। ओके, तो वी विल कम टू नो कि द थियरी ऑफ किंगशिप वाज वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम सर। ओके, और प्रजा के सुख में राजा का सुख होगा ऐसा कोई हमें यहाँ गारंटी नहीं मिलती है सर, समझे? तो जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो थियरी ऑफ किंगशिप के अंतर्गत राजा की इंपॉर्टेंस बहुत मिलती है। ये राजा की इंपॉर्टेंस की बेसिकली इंटरप्रिटेशन काफी लोगों ने इसको भी थियोक्रेसी के साथ जोड़ने की कोशिश की सर, समझे? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
एक थियरी ये कहती है the king should be the head of the state, he should be the center of authority, he should be the interpreter of the supreme laws as well, including the commander of army as well. Getting about, okay. As per the Sharia, it is said that the king should be, we can say, a person who should be having a faith in Islam, a free born Muslim man elected by the people. It was not possible in the Delhi Sultanate, जहाँ election कभी हुआ है, getting about, okay. But we will come to know that the theory of principle will always have something called as divine origin, है ना समझे? Divine origin का मतलब क्या है कि we will see कि जैसे जयदेव बारनी के समय से भी ये चीज लिखी गई है, the king will have फरा है ना, फरा का मतलब है कि राजा के हाथ में बेसिकली एक तरह की डिवाइनिटी है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, समझे, जहाँ उसको काइंड ऑफ रूप में ये कहा गया है कि भाई देखो इसके ऊपर एक डिवाइन सोर्स है जिसके थ्रू इसकी लेजिटिमेसी चलती है, ठीक है। तो इस तरह से we will come to know कि the king should be considered next to prophet, है ना, under the kingship point of view हमको यहाँ से मिलता रहता है, getting about, okay. And that is one of the reasons we will come to know कि ये किंगशिप की थियरी को बहुत प्रीच किया गया है, ओके। तो we will come to know कि बलबन ये कहता है अलाउद्दीन खिलजी ये करने की कोशिश करेगा, but then there is every possibility कि under the theory of kingship the king will not have the divine origin or not accept the divine origin kingship as well, ठीक है। तो हमें ये भी कहानी इसके अंदर से देखने को मिलती है कि रजिया जो थी या आप फिरोज शाह तुगलक देख लोगे तो वो कभी ये नहीं कहते कि हम जिले इलाही है, ठीक है। तो we will come to know कि जिले इलाही was only used for a specific kings and for a specific objective as well, सर, getting about, okay। बाकी हमें पता चलता है कि सुल्तान की इंपॉर्टेंस ये थी कि सुल्तान अपने लॉ को इंटरप्रेट करता था और लॉ को पास भी करता था, जैसे मैंने आपको बताया ज़वाबित यूज्ड टू बी द रेगुलेशंस और रूल्स, ओके ना, काइंड ऑफ लॉज और ऑर्डिनेंसेस पास बाय द सुल्तान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एज वेल, ठीक है। नॉर्मली किंगशिप के अंदर हमें ये भी देखने को मिला इसके अंदर से कि हेरिडिटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता था एंड असर्पेशन मतलब काइंड ऑफ व्यू की स्टेट को लेके कौन सत्ता के ऊपर आएगा वो चलता रहा था, ठीक है, समझे। वी विल फाइंड कि सुल्तान के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की गई थी, सर, ओके। अब जैसे वी विल कम टू नो कि सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया था कि सुल्तान शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी इफ इज नॉट एबल टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, सर, है ना। तो ये जो आलिम लोग थे वो शरीयत के हिसाब से सुल्तान को ऐसा देखते थे कि सुल्तान अगर अच्छा काम ना करे तो उसको बेसिकली हटाया भी जा सकता है और ये हुआ भी है। इनफैक्ट द रीजन फॉर द कू इन द दिल्ली सल्तनत वाज गिवन दिस ओनली। तो जैसे शरीयत के हिसाब से विल सी कि रजिया को देखा गया और कहा गया कि देखो ये रजिया तो ढंग का काम नहीं कर रही है एज पर द स्टेट आइडियोलॉजी और एज पर द थियोलॉजी, सर, तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है, सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट वहां तक कहा गया है कि सुल्तान जो है वो मेंटली अगर ठीक नहीं है तो भी उसको हटाया जा सकता है, सर, समझे। तो इन्फर्मिटी और वी कैन से एनी काइंड ऑफ डिसीज और एनी काइंड ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी कैन बी द रीजन फॉर द रिमूवल ऑफ सुल्तान फ्रॉम पोजीशन एज वेल, सर, ठीक है, समझे। सो दैट इज हाउ वी विल कम टू नो द सुल्तान वर प्लेस टू पावर मेनी टाइम द प्लेजर सीकर्स वर एक्चुअली ओवरथ्रोन। उसके पीछे का भी कारण यही है। सल्तनत में कभी भी आपको हेरिडिटरी प्रिंसिपल नहीं देखने को मिलता है। हमने देखा था पिछले क्लासेस के अंदर भी कि हेरिडिटरी सक्सेशन तो ऐसे सीधे सीधे हुआ ही नहीं है और कंटीन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिलती रहेगी, सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से सुल्तान की अपॉइंटमेंट और सुल्तान की थियोलॉजिकल बेसिस निकल के आई। अब सवाल ये था कि सुल्तान का कार्य क्या था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द सुल्तान, सर, ओके। सो व्हेन वी ट्राई टू सी द ओवरऑल रोल दैट वाज प्लेड बाय द टेक्स्ट बुक, जो किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चलता है कि भाई क्या था, तो वो था कि ऑर्डर को एस्टैब्लिश करो, है ना, समाज को व्यवस्थित करो, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, प्रोटेक्शन करो अपने इंटरेस्ट का, सर, ठीक है। सेकंड उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये भी था कि बिकॉज़ ये थियोक्रेटिक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा और थियोक्रेसी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि भाई देखो ये सुल्तान विल सी कि इस्लामिक इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लाम का फैलाव करने भी आया था क्योंकि इससे उसकी लेजिटिमेसी बनती थी। ये चीज करेक्ट भी है। जैसे दिल्ली से दौलताबाद हमने देखा या बलबन के कार्यकाल के अंदर हमने समझने की कोशिश की कि पीछे वी विल सी कि उसका ये भी काम था कि भाई दे आर फाइटिंग फॉर रिलीजियस कॉजेस आल्सो, करेंगे ओके। सो वी विल फाइंड कि इस तरह से हमें सुल्तान के रोल देखने को मिलेंगे। तीसरी कहानी सुल्तान नॉर्मली हमको दिल्ली सल्तनत में डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को लेजिटिमेसी तो करते रहेंगे और इसके कारण डेस्पोटिज्म भी बहुत देखने को मिलती है। डेस्पोटिज्म का मतलब है कि मेरा वचन ही शासन है, सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा की ऊपर लिमिटेशंस आपको बहुत लिमिटेड मिलेगी, सर, ओके। कुछ नोबिलिटी के पीरियड को बात करके ज्यादातर सुल्तान ने इंडिपेंडेंटली काम किया है, सर, ठीक है। और सोर्स ऑफ पावर के रूप में उसको ना ही कोई खलीफा की आवश्यकता है। बीबीकली वी विल सी कि कुछ केसेस के अंदर लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो भी लिमिटेड आपको मिलता है ना। नॉट एवरी सुल्तान विल हैव द सोर्स ऑफ पावर एज अ पीपल सपोर्ट, सर। जैसे रजिया के केस में ऐसा हुआ था कि हर बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर वाज द पीपल ऑफ दिल्ली हु एक्सेप्टेड हर एज द रूलर, सर, बट नॉट एवरी टाइम दिस इज पॉसिबल, सर, करेंगे ओके। तो राजा को एक ही चीज पता थी कि नोबिलिटी को खुश करो, अपने साथ में लो और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते रहो, सर। अगर सेना ठीक ठाक बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगी, सर, करेंगे ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि सुल्तान के रोल को एग्जैक्टली हम लोग को एक टेक्स्ट बुक अप्रोच के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरऑल यही है कि मिलिट्री एडवेंचरिज्म को प्रमोट करना है, थिंकर्स को और ऑथर्स को अपने कोर्ट में बिठाना है, सर, ओके। अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करवाना है, सर, ओके। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितनी मैं डिवाइन ओरिजिन के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाऊंगा उतनी ही मुझे लेजिटिमेसी मिलेगी, सर, ठीक है, समझे। तो दिस आर द मेन कोर एरियाज वेयर वी विल सी कि द सुल्तान यूज्ड टू वर्क, ओके। ओवरऑल सुल्तान अकेला नहीं था। वी विल आल्सो फाइंड कि सुल्तान के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन में और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन हु वर हेल्पिंग हिम इन रनिंग द स्टेट, सर, है ना, समझे। तो यहां से ही वी विल सी कि अब कहानी आगे चलेगी और वो कहानी है द एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इरिगेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, आर्मी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद विल सी कि आगे की कहानी क्या होती है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी ऑफ दिल्ली सल्तनत कि यहां से क्या-क्या सवाल आए थे, सर, है ना, समझे। अब जैसे आपको स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर पूछा, क्राफ्ट प्रोडक्शन आपको पूछ दिया, अर्बनाइजेशन पूछ दिया, है ना, समझे, कि भाई ट्रेड के कारण अर्बनाइजेशन हुआ। हाउ डिड द ट्रेड गिव बर्थ टू अर्बनाइजेशन, सर, है ना, समझे। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पूछ दिया, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया है और इंडस्ट्री मतलब मेनली आप देखिए कि इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत सवाल है, मैक्रो आया। मैक्रो का समझ आ रहा है, सर, ओके, कि एग्जामिन द कंडीशन ऑफ लेबर फ्रॉम 1200 टू 1500 ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस, है ना। हाय मोरी मैया, सर, है ना, जान निकाल दोगे तो मैं ऐसा सवाल पूछ के, सर, ओके, कि लेबर की कंडीशन को एग्जामिन करिए, सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। फ्रॉम 1200 टू 1500 बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब वही 4-5 किताबें लिखनी पड़ती है, सर, ठीक है ना। लेबर की कंडीशन कैसे देखेंगे? दो प्रकार के लेबर थे, एक स्किल लेबर थे और अनस्किल लेबर थे, है ना। अनस्किल लेबर बेसिकली स्लेव्स के रूप में थे, उनको कहां-कहां यूज किया जाता था स्टेट के द्वारा, है ना, समझे कि नहीं समझे। और जो स्किल लेबर थे जो स्टेट कारखानों के अंदर रखता था अपने मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रियल एस्टेट हो गया, मतलब तब की आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स होगी, फोर्टिफिकेशन बनाने की होगी, मॉस बिल्डिंग होगी, पैलेसेस का निर्माण करवाना हो गया, पब्लिक वर्क्स का निर्माण करवाना था, वहां पे आपको यूज होगा, सर, ठीक है ना, समझे। और दूसरी कहानी हमें देखने को मिलता है स्लेवरी के रूप में। ये लेबर के अंदर जो स्लेव्स थे उनमें से कुछ स्लेव्स आर्मी, ट्रेनिंग, टेक्सटाइल, डोमेस्टिक स्लेव्स के रूप में भी काम करेंगे, सर, ठीक है। ओवरऑल स्थिति ये थी कि इनकी उनकी जो वे ऑफ लाइफ जो थी वो बड़ी डिप्लोरेटरी थी, मतलब अच्छी तो थी नहीं, सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि इनके लिए वी विल कम टू नो कि जो कंटेम्परेरी सोर्सेस ने लिखा है वो यही लिखा है कि दे वर दी सर्वेंट्स ऑफ देयर मास्टर्स, ओके। एंड बिकॉज़ दे वर द सर्वेंट्स ऑफ द मास्टर्स वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम द मास्टर्स यूज्ड टू टेक द कॉल फॉर देम, सर, गेटिंग ओके। तो इस तरह से हमें जो ओवरऑल स्थिति है वो समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पूछा गया कि इवैल्यूएट द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, यहाँ लेबर पूछ दिया, ओके, यहाँ इंडस्ट्रीज पूछ दिया फ्रॉम 1200 टू 1500, वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओके, कि भाई इंडस्ट्रीज की परिस्थिति के बारे में बताइए, सर, है ना, समझे। तो इंडस्ट्रीज कैसी हुआ करती थी? तो उस टाइम पे तो कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हुआ नहीं था कि भाई यहाँ पे ऑटोमेशन हो, रोबोट आ गया हो, है ना, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। तो इंडस्ट्रीज बेसिकली दो तरह से थी, पब्लिक सेक्टर थी, प्राइवेट सेक्टर थी, सर, ओके ना, समझे। पब्लिक सेक्टर में क्या थी? कारखाने हुआ करते थे। किसने बनाए थे? राजा ने बनाए थे। किन-किन वस्तु के कारखाने होंगे? अब राजा इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, हजारों के कारखाने होंगे। और किसके हो गए? बोले हाईवे बना रहा है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वहां उसके लिए उसको
रॉ मटेरियल चाहिए उसके कारखाने होंगे। बोले और बोले राजा कपड़ा पहनता है तो उसको बेसिकली अपने क्या कह सकते हैं कि टेक्सटाइल के कारखाने बनाएगा। बोले और बोले कारखानों के अंतर्गत घर में बर्तन चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, उसका कारखाना बनाएगा। बोले और छोटी मोटी वस्तुएं डे टू डे कमोडिटीज बनेगी, लग्जरी कमोडिटीज उसके कारखाने बनेंगे। तो विल सी कि एक तो वो कारखाने होंगे। अब इसी कॉइन्स के कारखाने, मिंटिंग इंडस्ट्री आपको मिलेगी सर, मूल तो मेटल के साथ जुड़ी हुई है सर। क्योंकि आप समझिए कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा तब जाके बेसिकली आपके यहाँ इंडस्ट्रीज बनेगी ना सर। ये टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन, तब जाके विल सी। तो मूल कंटेक्ट तो टेक्नोलॉजी के साथ है ना सर। आप टेक्नोलॉजी के साथ उसके कंटेक्ट को बिठा दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ में आएगा कि भाई यही की यही चीज ग्रेजुअल सेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होगी सर। सिंपल है ना, पहले टेक्नोलॉजी आती है फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, अपस्केलिंग होता है चीजों का सर। तो यहाँ पे भी यही था सर, है ना समझे। तो एक ये इंडस्ट्रीज थी जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया, जिसने लोगों को स्लेव्स के रूप में, आर्टिजन्स को बेसिकली जगह के रूप में और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। दूसरी कहानी हमें क्या देखने को मिल रही है, प्राइवेट आपको मिलता है, प्राइवेट में मार्केट्स बनने शुरू हो गए थे, मार्केट्स के अंदर मुल्तान और बाकी सारे नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस थे, वो मैन्युफैक्चरिंग को, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दर्शा रहे हैं सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने दो प्रकार के काम किया। पहला काम ये किया वो है स्टेट को इमिटेट करना शुरू किया, क्योंकि स्टेट जिस प्रकार का कपड़ा बनाता था उसके ऊपर उसने मोनोपोली बना के रखी थी। एंड देन ग्रेजुअल सेंस में विल सी कि यहाँ प्राइवेट जो थे उन्होंने कहा कि हम भी इसकी फर्स्ट कॉपी बनाएंगे। स्टेट एडिडास बनाएगा तो हम भी अडिडास बनाएंगे सर, ठीक है समझे। स्टेट रीबॉक बनाएगा तो हम भी रीबॉक बनाएंगे सर, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं सर, है ना। उसने बैन किया था खिलजी विल्जी ने, बोले हमारे जैसा कोई पहनना नहीं चाहिए। तुगलक ने भी ये कहा था, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं पहनेंगे, थोड़ा उसका विल सी की फर्स्ट कॉपी बना देंगे, सेम टू सेम सर। तो बाजार में तो जाएगा ही ना सर, वैसा थोड़ी नहीं जाएगा सर। खैर, तो देखिए वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, एजुकेशन डेवलपमेंट इन द दिल्ली सल्तनत। आई कम बैक टू दिस पार्ट सर, ओके, कि शिक्षा व्यवस्था का कैसे विकास हुआ है ना, अलग-अलग शाखाओं का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेनली क्वेश्चन आप देखिए तो मैक्रो लेवल क्या है और माइक्रो भी है। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कहानी पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना समझे। अब आपको एक बार लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बता दीजिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बता, डिस्कसिंग ब्रीफ है ना, दोनों 7.5 मार्क के ऊपर आपको पूछ दिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो सवाल आएंगे वो दो तरह से आएंगे सर, ठीक है समझे। मेरे हिसाब से जो सवाल के अंदर ज्यादातर सवाल आपको आने चाहिए वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है। क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे पास नॉलेज कम है सर, ठीक है। इन दोनों की कहानी हमें पता होनी चाहिए और इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कहानी किस किस तरह से थी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, रेवेन्यू और फाइनेंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 5-6 सेक्टर के अंदर हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है समझे। इनफैक्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम जो नेचर ऑफ स्टेट की जो डिबेट है वो भी देख सकते हैं सर, ओके। क्योंकि इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि क्या वेलफेयरिज्म था कि नहीं था। वेलफेयरिज्म क्यों था? क्योंकि आप नेचर ऑफ स्टेट में ऐड करना है तो कोई लोग वेलफेयर स्टेट के ओपिनियन भी दे सकते हैं सर। वेलफेयर स्टेट क्यों? क्योंकि राजा लोग ने काफी वेलफेयर किया था। कैसे किया था? है ना, चलो इसको अगर ओपन एंडेडली डिबेट करनी है तो हम कहते हैं कि इट वाज अ वेलफेयर स्टेट सर, ओके। हाउ कैन वी से इट वाज अ वेलफेयर स्टेट, ओके। तो यस के फेवर वाले जो बहुत सारे सुल्तान की एक्शंस थे उनको देखेंगे। अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लो, इसको क्या कहा गया था? लाख बख्श, ओके। लाख बख्श का मतलब क्या है कि चैरिटी करता था। ये चैरिटी में लाख-लाख रुपए उसने चैरिटी में दिया था उस पीरियड में। दैट इज द रीजन ही इज कॉल्ड एज़ द वी कैन से द काइंड ऑफ अ पर्सन जो पैसा बाँट रहा है और वेलफेयरिज्म का काम किया सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि अल्तुतमिश है ना, अल्तुतमिश ने विल सी की जिस तरह की लैंड ग्रांट्स देनी शुरू की और मुस्लिम्स का सेटलमेंट बनाने की शुरुआत की सर, ठीक है ना। ये भी दर्शाता है कि एक प्रकार का वेलफेयरिज्म करने की कोशिश किया सर, ठीक है। ग्रेजुअल सेंस में हमें ये पता चलता है कि जिस तरह से ग्रेजुअल सेंस के अंदर खिलजीस का पीरियड आया और खिलजीस के पीरियड तक आते-आते ट्रांजिशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ और ये रिवॉल्यूशन के परिणाम के स्वरूप विल सी की लो ओरिजिन के लोगों को इनफैक्ट है ना एडमिनिस्ट्रेशन में लेने के आने का मौका मिला। ये भी विल सी की एक तरह की वेलफेयरिज्म दिखाने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस इसके अंदर से मिलते रहते हैं वेयर वी विल कम टू नो कि वेलफेयरिज्म के एक्शंस आपको मिलेंगे सर, ठीक है। ये एक्शंस के अंदर मार्केट रिफॉर्म्स खिलजी के द्वारा जो किए गए हो ये भी इसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं। या यही वेलफेयरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कहेंगे कि भाई जो बाकी सारे हिंदुस्तानी मुसलमान थे उनको भी विल सी की एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया गया था। तो दिस आर ऑल मेनली इन फेवर ऑफ पार्ट सर, ठीक है ना समझे। इसी कंटिन्यूएशन में तुगलक के बारे में भी थोड़ा बहुत चीजें आप लिख सकते हो सर, ठीक है। और तुगलक के अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जीबीटी और वी विल सी की एमबीटी और उसके बाद एफएसटी के पीरियड तक आते-आते क्या-क्या चेंजेस हुए सर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बेसिकली जुडिशियल सिस्टम के बारे में लोग दाद देते थे सर, ठीक है। और उसने विल कम टू नो की जो इंटरप्रिटेशन करवाया था उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था सर, ठीक है। विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लोन्स देने की शुरुआत की थी टक्कावी के रूप में, ये भी दर्शा रहा है कि वेलफेयरिज्म था। उसने विल सी की रिमिशन ऑफ टैक्सेस दिया था लेटर पीरियड के अंदर, ये भी दर्शा रहा है कि वेलफेयरिज्म था सर, ठीक है। तो हम वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं ना सर, ओके, ओके। तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखने की आवश्यकता है। जैसे एफएसटी के अंतर्गत उसने चैरिटी दी थी सर, है ना। तो दीवान खैरात करके उसने डिपार्टमेंट ही बना दिया था और कहा था कि भाई अंडर द चैरिटी मैं लोगों को खैरात में बांटूंगा। नहीं एक्चुअली हिंदी में हम शब्द भी यूज करते हैं, बोले खैरात में आए हो क्या सर, है ना समझे। तो खैरात मतलब बेसिकली दान वान में मतलब वैसे तुम जीवन फ्री में खा रहे हो क्या सर, ठीक है। बोले खैरात में नहीं मिला है सर, है ना, मूवी वूवी के अंदर भी यूज होता रहता है सर, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि चैरिटी का डेवलपमेंट होना, शिफा खाना का डेवलपमेंट होना। शिफा खाना इज द काइंड ऑफ द हॉस्पिटल्स जो इसके द्वारा फ्री में बनाई जाती है सर, ठीक है। हाईवेज के क्रिएशन करना, हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता चलता है कि सराइज का निर्माण कराना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सर, ठीक है ना समझे। तो ये भी एक प्रकार की वेलफेयरिज्म की पार्ट थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है सर, ओके, उसके भी उसने पब्लिक वेलफेयर करने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने वो मैरिज ब्यूरो चलाया था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। और मैरिज ब्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो है ना कि अगर उस टाइम को जीवनसाथी.com नहीं था तो उसने कहा कोई बात नहीं तुगलकसाथी.com चला देते हैं अपना सर, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, सेट हो जाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मॉनेटरी एड दे रहा था मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी। तो ये सब एक्शंस विल सी कि वेलफेयरिज्म का पार्ट था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन हमें ये भी देखना है कि इस दौर के अंदर जो तुगलक के बाद फिर उसके बाद जो क्या कह सकते हैं कि सैयद आए और लोधी आए सर, ठीक है ना समझे। इन सब के अंदर हमें वेलफेयरिज्म ओवरऑल नहीं देखने को मिलता, तो ये तो उसके यस के पॉइंट्स है सर, ओके। अब नो क्यों था सर, है ना हम देखने समझे। तो हमें ये पता चल रहा है कि द वेलफेयरिज्म वाज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टेट ना सर, ठीक है ना समझे। तो वो तो सिलेक्टिव था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन ओवरऑल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मिलिटरी एक्टिविटीज आप देख लीजिए स्टेट की सर, ओके। अगर आप स्टेट की थियोक्रेटिक एक्टिविटीज या थियोक्रेटिक एक्शंस देखने की कोशिश करिए, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए कि स्टेट के द्वारा जितना भी सेंट्रलाइजेशन किया गया था सर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें रिलीजियस कम रेशियल पॉलिसीज का उपयोग किया जाना सर, ठीक है ना समझे। ये कहाँ वेलफेयरिज्म था। तो द स्टेप्स वर ओनली टेकन टू अपीज स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल सर, ठीक है। दैट इज द नोबिलिटी क्लास, दैट इज द जनरल मुस्लिम पॉपुलेशन whom the sultan wanted to come in the favor sir, ठीक है समझे। इनफैक्ट वी सी द ओवरऑल रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द टाइम, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द टैक्सेस ऑफ द टाइम, दैट शोज कि वेलफेयरिज्म नहीं था। जैसे रिलीजियस टैक्सेस थे, जजिया मैंने आपको बताया, ये प्लंडर किया जा रहा था सेनाओं के द्वारा, है जिसे कम के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। तो ओवरऑल स्थिति हमें कहाँ वेलफेयरिज्म की देखने को मिल रही है सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि मिनिमम किसी की सैलरी फिक्स नहीं की गई थी, मिनिमम वेजेस तो हमको मिलते नहीं कहीं पे, या ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंप्रूव हुआ ऐसे कोई एविडेंसेस थे नहीं सर, है ना। स्लेव सिस्टम हुआ करती थी, स्लेव का शोषण हो रहा है। वी विल सी कि जो लोअर क्लासेस थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स उनकी भी दशा सेम ही आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है। तो ये कोई भी प्रकार की चीजें वेलफेयरिज्म को नहीं दर्शाती है सर, ठीक है समझे। तो कुछ सिलेक्टिव एक्शंस के बेसिस के ऊपर हम वेलफेयर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे वो कितनी हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव है वो उसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन बना देंगे सर, ओके। तो लिखना होता है 250 शब्दों में सर, है ना समझे।
लिखेंगे, समझे ना, या 300 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर से वी विल फाइंड कि हमको ज़्यादा मतलब है ना, मसाला हमारे पास बहुत इनफ है। पर ये देखो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको आना चाहिए। अब इसमें वी विल सी कि आप 2-3 पॉइंट्स अपने एग्जांपल्स के कोट कर सकते हो सर, है ना। मैंने सुल्तान तो सुल्तान, इसमें 3-4 पॉइंट्स आपने 1-2 पॉइंट ऐड करोगे, 1-2 पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे, पर आराम से 250 शब्दों में निकाल सकते हो सर। समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है। देखो, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज नीडेड सर। इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस आपके दिमाग के अंदर आने चाहिए सर। इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको सर? जब तक ये आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट नहीं निकल के आएगा ना कि अच्छा ये मेरे को ऐसे एक्सपेक्ट करना है, तब तक फिर आप घूमते रहोगे, सर मेरे से पेन नहीं उठ रही है, मेरे से वो नहीं रहा है, मेरे से आंसर राइटिंग नहीं हो रहा, नहीं होगा बाबा, है ना। तुम्हें अगर ये करना है तो फिर तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको खुद को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि अच्छा, नेचर ऑफ डिबेट में ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट में क्या वेलफेयर स्टेट की डिबेट आ सकती है? हमने पढ़ा था मॉरियस के अंदर भी, बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने कहा कि मॉरियस स्टेट यूज्ड टू बी वेलफेयर स्टेट। क्या है? तो गला सूख रहा है साहब, सॉरी बहुत, है ना। बीमारी होने के लक्षण है, डबल सीजन चालू हो गई है, रात को थोड़ी ठंडी होती है, सुबह को थोड़ी गर्मी होती है सर। छुट्टी होगी नहीं, 20-21 तारीख के बाद छुट्टी है आपकी सर। कल या परसों लास्ट क्लास करेंगे, नहीं कल ही है अपना सर, ठीक है। 21 को है, तो 21 वाला सेशन नहीं दे पाएंगे शायद तक, तो हाँ 21 वाला नहीं करेंगे, कल ही करेंगे सर, ठीक है। तो इसी के चक्कर में हाँ, तो चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट एंड द सल्तनत, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ द स्टेट एंड सल्तनत वर फंक्शनिंग एट दैट टाइम सर। ओके, तो हमें ये पहले तो चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ एंड किस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हाँ, लैंड के ऊपर हम लिख सकते हैं। जैसे लैंड में इक्ता को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इक्ता को फिर पास ऑन किया था, ठीक है। दैट इज आल्सो वन पार्ट सर। ओके, बट देन वी विल सी कि अगर यही चीज अगर आप फिरोज शाह तुगलक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ठीक है। एक्चुअली गरीबों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ था, वो खाली सा हुआ था सर। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत वी विल कम टू नो कि इट वाज मेनली मेड एट द खालिसा सिस्टम। ओके, खूत मुकद्दम के पावर को कंट्रोल करके स्टेट ने अपने अंडर में लिया था सर, ठीक है। और अपने अंडर में लेके कोई वेलफेयर स्टेट का क्रिएशन नहीं किया था सर, समझ में आया कि नहीं? ऊपर से घराई और चराई लागू करके, जिसको जो जमीन नहीं थी वो बेचारा अपने जानवरों के ऊपर टैक्स दे रहा था। घराई का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स, है ना, समझे। चलो वो तो समझ में आ रहा है। तुम्हारे पास जानवर है, तुम मवेशी हो सादी भाषा में, तुम गायों को, अपने जानवरों को, जो भी आपके पास भेड़ बकरियां है, उसको तुम चराने लेके जा रहे हो, उसके ऊपर ससुरा टैक्स ले रहा है। तो कैसे तुम ये कहोगे कि ऊपर से इन्होंने तो वी विल कम टू नो कि ये जो सूफियों को खानकों में लैंड मिल रही थी, जो चैरिटी के रूप में वक्फ की लैंड थी, इनाम की लैंड थी, मदद मशी हुआ करती थी गयासुद्दीन तुगलक ने, वो भी ले लिया सर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जीबीटी स्टार्टेड रोलिंग बैक द लैंड एंड द मॉनेटरी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू द सूफी, है ना, आलिम लोग जो थे सर, ठीक है। तो बेसिकली कहां आपको मिल जाता है? ऊपर से रिलीजियस टैक्सेस को लागू कर रहा है, इंक्लूडिंग पिलग्रिमेजेस के ऊपर बैन लगवाना, जिजिया जैसे सिस्टम को लागू करवाना, डिस्ट्रक्शन, है ना, बेसिकली जो मिलिट्री कैंपेन्स के साथ हुआ, तो वहां वेलफेयरिज्म आपको नहीं मिलेगा। ये सब कुछ वेलफेयरिज्म खाली स्टेट का हो रहा था सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा अपना खुद का वेलफेयर कर रहा था अल्टीमेटली सर, है ना, सुल्तान सर। बाकी तो कोई बेसिकली वेलफेयर वेलफेयर खाली दिखाने के लिए था कि देखो हम आपके लिए कंसर्न है, हम आपके लिए चिंतित है, हम आपको कुछ भला करना है, और होता नहीं था सर, समझे। खैर, तो एक ये पार्ट आपको वेलफेयरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या था और क्यों इसको डिफाइन किया गया है सर, ठीक है। ये दो साइनोस ऑफ टेक है सर, पूरा एक छोटी साइज का, एक बड़ी साइज का, ऐसा कैसा हो गया सर, समझे। सेम टू सेम, मतलब मेरे को लगा कि उसकी कैप में प्रॉब्लम है सर, पर पता चला कि नहीं 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 सर, ये साइज ही थोड़ी आगे पीछे है। नहीं नहीं, दोनों लोकल ही है, पर क्वालिटी कंट्रोल अभी 2 रुपए की पेन में कहां क्वालिटी कंट्रोल होगा सर। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, नहीं घिसी नहीं है, कल ही आई है सर, है ना, सोसाइटी में गोकुलधाम में। चलिए लेट्स कम बैक, है ना। कल कोई बांट रहा था तो मैंने बोला लाओ एक पेन दो मेरे को भी सर, बच्चों को बांट रहे थे सर। बट फिर मैंने कहा कि मेरे को भी चाहिए 1-2 पेन, मास्टर लेके जाओ, कोई बात नहीं सर। चलो, तो कहानी क्या है, सुल्तान की इंपॉर्टेंस। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये पीटी में टर्मिनोलॉजी आती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हु आर द प्लेयर्स, ओके ना, समझे। एंड इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले रही है सर। ओके, तो गुजरात में लानी करे सर, लानी करे खबर पड़े। अब गुजराती कितने लोग हैं, लानी समझ में आता है सर, ठीक है। तो ये जमीन को बताओगे सर, ठीक है। तो मतलब दे काइंड ऑफ चैरिटी करते हैं सर, ठीक है। चैरिटी, इट्स काइंड ऑफ चैरिटी सर। ओके, सो बच्चों को और फिर, है ना, ऐसा नोबल कॉज में लोग बांटते हैं। तो कोई चॉकलेट देता है दिवाली पे, या दिवाली मतलब नवरात्रि पे 9 डेज होता है सर, सबके अपने। तो कोई पेन बांट रहा था हमारी, है ना, गोकुलधाम के अंदर, तो मैं बोला लाओ सर, है ना, समझे, पेन तो काम में आ जाएगी, ऐसे भी डब्बा खत्म हो गया। चलिए, ये पेन में है ना डब्बा लेके आता हूं पूरा, मतलब 3-4-6 महीने में, और पता नहीं इसके पैर आ जाते हैं सर, है ना, समझे, वो चली जाती है। आपके साथ होता है साइनस ऑफ टेक, पूरा 20 का डब्बा आता है ना, उसका मैं यही लेके आता हूं सर, ठीक। और भाई साहब ये गायब हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। मैंने सोचा यार मैं 20-25 पेन लेके आया, वो पूरे डब्बे के अंदर आती है, और 1-2 महीने के बाद 4-5 बची रहती है। गई कहां सर, मतलब नहीं, गायब ही हो जाती है सब, घर में मिलती नहीं। आप डब्बे वब्बे खोल दो, ड्रॉर्स को खोल दो, कहीं और बैग वैग निकाल दो, मेरे पास 1-2 और बॉक्सेस पड़े हैं सर, है ना। हम इट लिटरली गेट्स डिसअपीयर हो के ना। एक होता है कि पेन्स का सूख जाना, मतलब है ना, इंक ड्राई हो जाती है, चलो कि खराब होगी, गायब सर, नजर से ही गायब सर, है ना, सुपरनैचुरल है सर, है ना, समझिए कुछ इसके पास अंदरूनी शक्ति है सर। खैर, अब देखिए कि वी विल सी कि एक तो है सुल्तान, जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी था सर। ओके, सुल्तान के बाद था नायब सुल्तान सर, है ना, डेप्यूटी सुल्तान। खैर एक्चुअली सबको नायब सुल्तान नहीं बनाया जाता था, कुछ केसेस के अंदर हमें पता चलता है द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द नायब सुल्तान्स इन द पोजीशन सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट वाज नेवर आई वुड से कंटेम्परेरी पोजीशन, और इट वाज नेवर कंपल्सरी पोजीशन सर। ओके, बट कुछ जगह पे मिलेगी सर। ओके, फिर आपको वजीर मिलता है, वजीर इज काइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर ऑफ द टाइम सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसकी इंपॉर्टेंट ये थी कि यही सुल्तान को चलाता था सर, है ना, सादी भाषा में। मेनी टाइम द वजीर जैसे बलबन हुआ करता था, बलबन जैसे लोग सुल्तान की भी पूरी हो जाती थी सर, ठीक है। फिर आपको अरीज मुमलिक देखने को मिलता है, अरीज मुमलिक वाज अ वॉर मिनिस्टर सर, समझे। तो मैंने आपको बताया था दीवान अरीज करके एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका मुख्य हुआ करता था सर, ठीक है ना। फिर आपको मिलता है सदर सदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि एक ऐसी अथॉरिटी जो हम लोग कह सकते हैं कि रिलीजियस से लेके बाकी सारे जितने भी काजी के रूप में जो अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे, इस्लामिक लॉस और इस्लामिक इंटरप्रिटेशन और इस्लामिक रेगुलेशंस को मार्च करना, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनफैक्ट सदर सदर और काजी और कुजात, मतलब चीफ जस्टिस है ना, नॉर्मली एक ही व्यक्ति आपको मिल जाते हैं। कभी-कभी आपको बरीद भी मिलते हैं, बरीद इज मोर ऑफ अ पर्सन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सीक्रेट एस्पियोनेज डिपार्टमेंट में थे, और आपको अमीर मिलेंगे सर, मुंशी के रूप में, जो लिखने का कार्य करते रहेंगे सर। तो ओवरऑल इनकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए सर, ठीक है, कि सुल्तान तो सबसे मेन था, ही वाज द चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एंड वी विल कम टू नो कि यही डिसीजन लेते थे। नायब सुल्तान तो बहुत रेयर केस में आपको कुछ-कुछ केसेस में मिलते हैं, सब जगह के ऊपर नहीं मिलेंगे सर, ठीक है। अब वजीर की डिपार्टमेंट आपको मिल जाती है, वजीर इज द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओवर पीरियड और यही प्राइम मिनिस्टर के रूप में निकल के इनके नीचे वी विल फाइंड कि बहुत सारे फाइनेंस ऑफिशियल्स हैं ना, समझे। तो मुशर्रफ ममालिक है, मुस्तफा ममालिक है ना, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट्स आपको मिल जाते हैं। फिर आपको अरीज ममालिक मिलेंगे सर। अरीज इज दीवान अरीज है ना, जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसका हेड था सर। ओके, अब हमेशा याद रखना कि ही इज नॉट सीन एज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी सर। ओके, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी इज ऑलवेज द सुल्तान सर। ओके, सो व्हाट दिस गाय यूज्ड टू डू, तो ही वाज द पर्सन यूज्ड टू रिक्रूट, इक्विप एंड पे द आर्मी। जैसे मीर बख्शी की कहानी आपको देखने को मिलती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि मीर बख्शी की भी यही कहानी थी कि ही वाज सीन एज अ पे मास्टर जनरल, नेवर द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जैसे भारत में सेनापति कौन है, सुप्रीम कमांडर, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट के रूप में आपको मिलेंगे सर, ठीक है। यहाँ पे भी यही कहानी आपको मिलती है। अरीज मुमलिक वाज नेवर द सुप्रीम कमांडर, ओके ना, समझे। ये एग्जीक्यूटिव पोजीशन से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिया करते थे ज्यादातर केसेस में यही, पर पीछे ऊपर राजा था। अब राजा शक्तिशाली होगा तो वही विल सी की आर्मी को चलाएगा, अगर राजा शक्तिशाली नहीं होगा तो ये अरीज मुमलिक की पोजीशन थोड़ी बढ़ जाती थी सर, ठीक है ना।
समझे। तो वी विल फाइंड कि रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट एंड द पेमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आपको मिलेंगे सर। बाकी सदर सदर आपको मिलते हैं जो चैरिटीज और एक्लेस्टियल डिपार्टमेंट के साथ आपको मिलेंगे और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट काजी और कुजात और सदर सदर नॉर्मली हमें पता चलता है कि साथ में काम करते थे सर, गेटिंग एक ही बंदा होता था नॉर्मली और यही लोग विल सी की काम की एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत विल सी की अपना कार्य करेंगे सर, ठीक है। बाकी आमिर मुंशी बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे अपने अथॉरिटी और अपनी अथॉरिटी के थ्रू लेटर्स के थ्रू अपने इश्यूज करते थे ऑर्डर्स को सर। बाकी वरीद आपको मिलते हैं, वरीद की अपॉइंटमेंट हमने देखने की कोशिश की थी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइस, ओके ना समझे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ राड़ा हो गया इधर-उधर का कुछ है ना हो गया तो फिर दे टू कम इन बिटवीन एंड हेल्प द सुल्तान सर, समझे। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से मिलेगी सर, ठीक है। तो सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। बाकी सेंटर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी थे सर, समझे। सो देयर वर मल्टीपल डिपार्टमेंट, जैसे दीवान इंशा जो कॉरेस्पोंडेंस का डिपार्टमेंट था ना, तो इंशा के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कोही मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था सर, है ना। खैरात चैरिटी का डिपार्टमेंट था। दीवान मुस्तखरज और खरज एरार्स एंड एग्रीकल्चर की मेजरमेंट के लिए ये काम करता था। ये लैंड रेवेन्यू के साथ भी आपको मिल जाएगा। इश्तियाक सर, है ना, पेंशन्स के लिए। रसलत डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स। इनफैक्ट देयर इज अ डिबेट रिगार्डिंग व्हाट इज द नेचर ऑफ दीवान रसलत सर, वेरी ओके। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर जो है वो लैंड ग्रांट से लेके जितने भी स्कॉलर्स थे इन सबको जो स्टाइपेंड दिया जाता था या मदद दी जाती थी उसके साथ भी हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट में कंसीडर किया गया। फिर अरेस्ट मैंने आपको बताया मिलिट्री डिपार्टमेंट, ओके। बंदगा जो स्लेवरी का डिपार्टमेंट था हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आपको दीवान काजा, काजा इज द काजी सर, है ना, समझे। तो विल सी की जुडिशरी के साथ है सर। तो इस तरह से हमें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे इन सल्तनत जिनकी पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो की डिस्कशन है, ओके। रिसलत इज अपील्स डिपार्टमेंट, इट आल्सो कंसर्न विद लिमिटेड ऑफ जुडिशरी एंड आल्सो द फॉरेन पार्ट्स एज़ वेल, है ना, जैसे एम्बेसडर्स के साथ अपॉइंटमेंट करना, एम्बेसीज को रिकॉग्नाइज करवाना सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि एक ही व्यक्ति था जो चैरिटी वैरिटी और बहुत सारे और भी फाइनल अथॉरिटी लेता था सर, ठीक है ना। तो देयर इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन और डिबेट होती रहती है सर, ठीक है। तो बाकी यही ऑफिशियल है, इसके अंदर एक बार आप देख लीजिएगा सर, ठीक है ना, समझे। आपको शायद तक सवाल आ सकता है कि भाई ये कौन थे और क्या नहीं थे। ये पीटीवीटी में आता है नॉर्मली, मेंस के अंदर नहीं आता। और इसमें भी वी विल सी कि देयर इज कंटीन्यूअसली इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत वेरिएशंस आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी सर, खैर। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना, समझे। हमारे पास जैसे वरीद है, काजी बताया, वकील आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। लेटर ऑन वकील और वजीर एक हो जाएंगे सर, ओके। वकील वाज कंट्रोल ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, है ना, समझे। अब बेसिकली जो रॉयल हाउस होल्ड है, जहां राजा रह रहा है या उसकी फैमिली का सिक्योरिटी से लेके उसकी पूरी प्रोटोकॉल यही बंदा देखेगा और यही वक्त वजीर के रूप में चलेगा सर, ओके ना। तो जब हम लोग ये मुगल्स में देखते हैं तो वकील वजीर की पोजीशन एक हो जाती है। तो आपका ये बैरम खान की कहानी अगर आपको याद होगा तो बैरम खान वाज वकील वजीर ऑफ द मुगल कोर्ट, ओके, समझे। एंड देन अकबर रियलाइज दिस पार्ट कि यार एक ही बंदे के हाथ में इतनी सारी सत्ता दे देंगे तो मेरी तो पूरी बच जाएगी सर, ओके। तो देन फाइनली यू विल सी कि उसकी सत्ता अलग कर दी गई। वजीरात के अंतर्गत ये सूरियों के पास भी ये चीज पता थी सर, है ना। तो ये शेरशाह सूरी सत्ता के ऊपर उसने रिजर्व की पूरी बजा दी, मेरे को रखना ही नहीं कोई वजीर। बोले सर ये तो प्रोटोकॉल का पार्ट मेंबर नहीं रखना ना मेरे को, आई एम द सुल्तान, आई विल डिसाइड, हु आर यू टू टेल मी कि प्रोटोकॉल है या नहीं है सर, ओके। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अलग-अलग प्रकार की पोजीशन है। एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सर, ना, मैच द फॉलोइंग है। दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन सर। सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि इनके अंदर अलग-अलग थॉट है, मतलब कैसा है कि एग्जैक्टली काम क्या कर रहे थे फंक्शंस में, वो डिबेट थोड़ी बहुत इसके अंदर से चल रही है सर। क्या चलिए लेट मी कम बैक, ओके। नाम याद नहीं रहता है, अरे भैया तुम कॉन्टेक्स्ट के रूप में देखो, काजी नहीं याद रहेगा, सदर सदर याद नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो ही इज द चीफ ऑफ द चीफ, सदर सदर का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो ऑल द रिलीजियस एंडोमेंट्स चैरिटी वैरिटी से लेके फाइनली जो भी काम हो रही है एंड इंक्लूडिंग द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी इसके कोर्ट में आता था। इसके लिए काजी गुजात, जैसे आपने ये इब्न बतूता है वो काजी गुजात था, है ना, मतलब ये चीफ जस्टिस, ओके। तो ये चीफ जस्टिस के रूप में जो थ्योरेटिक लॉस के इंटरप्रिटेशन से लेके जो भी कार्य कर रहा है वो यही करेगा ना सर, समझ में आया कि नहीं आपको। तो इसके अंदर से बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, बाकी सबके सब थोड़ी याद रखना है सर, ओके। दीवान वजीरत है ना, समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ सर, करेंगे ओके। तो वी शुड नो कि हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन, ओके। अब देखिए कि इसी कंटिन्यूएशन में हमें जुडिशियल सिस्टम भी पता होनी चाहिए कि हाउ द जुडिशियल सिस्टम वाज वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत एंड विदिन द जुडिशियल सिस्टम वी शुड आल्सो सी कि हाउ द जुडिशरी यूज्ड टू फंक्शन सर, ओके। अब देखिए कि अंडर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर, ओके ना, हमने ये समझने की कोशिश की कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स है। ये डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जो आर्मी इंस्टीट्यूशन है वो तो हमने देख ली है। आर्मी इंस्टीट्यूशन अगर आपको याद होगा राजा टू राजा हमने सबके पढ़े थे सर, ओके, कि कैसे बलबन से शुरू हुआ रस और खिलजी ने कैसे चेंज किया और फिर उसका तुगलक, मतलब एमबीटी एंड एफएसटी। देखिए वो आर्मी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अभी तक सवाल नहीं आया है। जैसे याद देख रहे हो ना कि डिस्कस द लैंड इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वैसे ही सवाल आपको आर्मी से आएगा। आर्मी इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें याद रखनी हो तो कैसे याद रखेंगे सर, ठीक है। तो हम सीधा-सीधा यहाँ से देखने की कोशिश कर लेंगे कि भाई ये मिलिट्री स्टेट था। मिलिट्री स्टेट के इसके कारण विल कम टू नो कि राजा ने मिलिट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था सर, है ना। तो दीवान अरीज की स्थापना करना, अरीज मुमलिक की स्थापना करना, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टैंडिंग आर्मी को क्रिएट करना और बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी से लेके और उसके बाद एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक में कैसे आर्मी के अंदर चेंज हुआ सर, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे सर, ठीक है। अगर आपको कमेंट ऑन द बेसिकली नेचर और कमेंट और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलिट्री और द आर्मी इंस्टीट्यूशंस इन द वी कैन से द दिल्ली सल्तनत, ओके। तो इसमें आपको तीन ही कहानी पता होनी चाहिए सर, है ना, समझे। एक तो थी आर्मी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग द आर्मी सर, ठीक है ना, ओके। तो दो प्रकार के लोग थे। एक हमें देखने को मिलता है कि नोबिलिटी सर, है ना, समझे, जो आर्मी के साथ जुड़ी हुई थी सर, करेंगे तो स्लेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मिल जाएंगे। तो जैसे ये शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे, इल्तुतमिश के समय पे, जो खुद ही बेसिकली सेनापति के रूप में काम कर रहे थे सर, ठीक है। और दूसरी थी द आर्मी अंडर द सुल्तान सर, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी तक आते-आते ये चीज रियलाइजेशन हो गई कि भाई फ्री स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए और फ्री स्टैंडिंग आर्मी कैसे बनाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। ये अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं, विल सी कि बलबन तक आते-आते ये रियलाइजेशन हो गया था सर, ओके, कि द दिल्ली सल्तनत विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इफ दे डू नॉट हैव अ फ्री स्टैंडिंग आर्मी एंड आर्मी डिपेंडेंट ओनली ऑन द नोबिलिटी क्लास। ये तो भाई ये तो है ना हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी सर, आएंगे नहीं बंदे, फोन करेंगे, अरे भाई बंदे भेज, अरे भाई नहीं आ पाऊंगा सर, ठीक है, आज तो पार्टी चल रही है हमारी सर, ठीक, मतलब काइंड ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, कंटेक्स्ट कैसे होता है सर, ओके। तो वही स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलती है ना घुमा फिरा के सर, ओके। तो हमें ये दोनों की स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए कि आर्मी इंस्टीट्यूशन अब जरूरत क्यों पड़ी थी सर, है ना, समझे। व्हाई द फ्री स्टैंडिंग आर्मी वाज नीडेड, ओके। तो इट वाज टू प्रोटेक्ट, है ना, समझे, द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन एंड आल्सो टू एक्सपांड एंड कॉन्क्वेस्ट एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओवर, ओके। तो ये आपने लिख दिया ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो प्रोटेक्शन के लिए जरूरत थी, क्यों, क्योंकि मंगोलों का त्रास आ रहा था, सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी एक्सपांड और कॉन्क्वेस्ट करने के लिए विद इन इंडिया विल कम टू नो कि सेना का उपयोग किया जाता है एंड ये सेना का उपयोग करके साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की गई, बंगाल से लेके साउथ इंडिया तक और मदुरा तक सर, समझे। तो ये दोनों की दोनों हमको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ओके। तीसरी कहानी हाउ द आर्मी वाज क्रिएटेड सर, समझे, तो हम ये देखेंगे कि ग्रेजुअल क्रिएशन होता है। ये ग्रेजुअल क्रिएशन इवोल्यूशनरी था। इवोल्यूशनरी कैसे हुआ करता था, तो वी विल कम टू नो कि जैसे पहले एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनता है, ये सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान अलीस के रूप में हमको यहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद विल कम टू नो कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर जो आर्मी की लैंड हुआ करती थी, आर्मी ऑफिशियल को जो लैंड ग्रांट्स मिल रही थी वो कैंसिल करके स्टेट ने खालिसा के अंदर उसको कन्वर्ट करवाया सर, है ना। इससे विल सी कि आर्मी को पेमेंट देने में रेवेन्यू बढ़ने की शुरुआत होती है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी तक आते-आते खिलजी ने विल सी कि आर्मी को सेंट्रल रिक्रूटमेंट में ला दिया सर, ठीक है। और सेंट्रल रिक्रूटमेंट के अंदर सुल्तान के कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाती है सर, ठीक है ना। इसमें उसने वो चेहरा और दाग सिस्टम की क्रिएशन किया, जहां विल कम टू नो कि दाग के अंतर्गत जो हॉर्सेस थे उसको स्टेट कंट्रोल में लाया गया और उसके लिए उसने सेपरेट मार्केट बनाया गया सर, ठीक है। चेहरा के अंदर विल सी की रजिस्टर बंधन किया गया और इस तरह से आर्मी को सेंट्रलाइज कर दिया गया। इनको कैश में सैलरी दी गई सो दैट विल सी कि ये लोग ज्यादा पिपुड़ी ना बजाए राजा के सामने एंड विल सी कि इनके लिए मार्केट रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया
सो दैट इनको सस्ते में चीजें मिलती रहे सर, है ना, और ओवर पीरियड ऑफ इनका लड़ने का जज्बा मेंटेन होता रहे सर, समझे? तो इस तरह से आपने 4 स्टेप लिख दिए, उसके बाद आप इसकी इंप्लीकेशंस लिखोगे सर, है ना। इमीडिएट इंप्लीकेशंस में ये हुआ कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हुई और अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को 2-3 बार मार के भगा देता है सर, ठीक है ना, समझे? दूसरी कहानी हमें ये भी देखने को मिला है कि आर्मी एक हेटेरोजेनस इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आई और इसके कारण नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ती है सर, ओके। आप देखिए कि जब फरिश्ता कहता है कि 5.5 लाख के आसपास मेरे पास सेना में बंदे हैं, मेरे पास मतलब खिलजी के पास से, तो भाई उसका मतलब क्या है कि खाली और खाली तुर्किश लोग तो होंगे नहीं 5.5 की संख्या में। 4,75,000 वाज द नंबर कोटेड बाय फरिश्ता in his literature when he talks about the size of the armed forces, है ना, जब उसने आर्म फोर्सेस की साइज के बारे में बताया था सर, ठीक है। सो फरिश्ता इज कोटिंग 4,75,000 दैट मींस कि इट्स अ हेटेरोजेनस आर्मी सर, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पीपल सर, वेरी कॉमन, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि चीजें निकल के आई सर, समझे? खिलजी ने टैलेंटेड लोगों को, मेरिटोरियस लोगों को आर्मी के अंदर इंक्लूड किया था सर, ओके। और इसके कारण विल सी की एक्सपेंशन में भी फायदा हुआ एंड खिलजी वाज एबल टू एक्सपैंड हिज आर्म फोर्सेस एंड कॉन्कर ओवर द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, तो आर्मी थी जिसने चित्तौड़ से लेके आप देखिए मालवा से लेके दक्कन से लेके मदुरई तक उसको ट्रिब्यूट दिलवाया सर। आर्मी नहीं होती तो कैसे जाता सर? देखो सिंपल चीज है ना, आप विश्वगुरु हम सब करते रहते हैं, इंडिया नीड टू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड सर, ओके। समझे? अमेरिका विश्वगुरु क्यों है? क्योंकि इट हैज मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ सोल्जर्स इन अफगानिस्तान, वियतनाम, है ना, सीरिया, आप इधर-उधर जब जगह देख लोगे सर, जितने भी लड़ाई की अमेरिका ने सर, ठीक है। सैनिक पहुंचते हैं सर, ठीक है। अगर हम ये कहेंगे ना कि हम सॉफ्ट पावर के रूप में विश्वगुरु बनेंगे, कभी नहीं बन सकते सर, ठीक है। समझे? तो एक इकोनॉमिकल पावर ठीक है, पर हार्ड पावर तो आपको दिखाना ही पड़ता है सर, ठीक है। समझे? तो वी विल फाइंड कि भविष्य के अंदर इंडिया अभी तो नहीं हो रहा है, पर जैसे-जैसे समय आगे जाएगा सर, ठीक है ना, तो क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर कभी रिप्लेस नहीं होगी सर। अभी तक ऐसा एक डर था, एक हाइपोथेसिस चल रहा था वॉरफेयर के अंदर कि न्यूक्लियर स्टेट्स कभी लड़ाई नहीं करते सर, है ना, समझे? और न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर तो कर ही नहीं पाएंगे और करेंगे तो हफ्ते 10-15 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पीपुल खत्म हो गई सर, ठीक है ना, समझे? क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, यूक्रेन और रशिया न्यूक्लियर स्टेट है, उसके बावजूद भी विल सी कि यूक्रेन बोल रहा है कि मैं लड़ूंगा, अपने आखिर के सांस तक लड़ूंगा। और विल सी कि रशिया इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से विल सी कि न्यूक्लियराइजेशन की थ्रेट उतना दे रहा है, पर उसको भी पता है कि वो यूज नहीं करेगा सर, समझे? तो अभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर ही चलता रहेगा सर, ठीक है ना, समझे? तो इंडिया पाकिस्तान भी या बाकी सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व होते रहेंगे, वो कन्वेंशनलिज्म में तो घुसेंगे ही सर। तो आर्मी तो बहुत जरूरी है। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहने की बात ये थी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि जो जो चीज़ें हैं वो एक नए कॉन्टेक्स्ट में निकल के आई एंड उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस है वो आगे चलेंगे सर, ठीक है। तो खिलजी के बाद फिर आया आपका तुगलक सर, ठीक है ना, समझे? और तुगलक में वी विल सी कि वी कैन राइट अबाउट एमबीटी, है ना। एमबीटी की सेना बड़ी प्रोमिनेंट रही है, उसने तो बड़ी अलग से स्पेशल आर्मी की यूनिट रेज की थी, याद है कि नहीं? खुरासान एक्सपीडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको भी खुश किए गए थे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि जो क्या पॉइंट्स है सर, ठीक है ना, समझे? विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश, ओके ना, इसमें भी कैश सैलरी आपको मिलती है, पर हेटेरोजेनिटी आपकी बढ़ जाएगी सर, ओके। एंड देन फाइनली एफएसटी आया। एफएसटी तक आते-आते आर्मी का कैरेक्टर और आर्मी की इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गई। क्यों बनती है? क्योंकि हेरिडिटरी सिस्टम लाई गई। आप नहीं तो आपका रिप्लेसमेंट भी चलेगा सर, है ना, समझे? अब नौफान आर्मी के अंदर है, नौफान बोला आज मूड नहीं जा रहा है, नौफान भाई को हर्ष को बुलाया, भाई तू मेरा दोस्त है, चल चला जरा मेरी जगह ड्यूटी कर रहा है, ठीक है ना, समझे? अरे भाई ऐसा थोड़ी चलता है। और ये हुआ था सर, ये अभी अहमदाबाद में हुआ कुछ महीनों पहले। देयर वाज दिस वीवीआईपी इवेंट इन अहमदाबाद सर, है ना, समझे? बड़े डिग्निटरीज आए थे और उसमें हुआ क्या कि एक कांस्टेबल थी, लेडी कांस्टेबल, वुमन कांस्टेबल, उसकी संतरी के रूप में पोस्टिंग की गई थी ना वो रूट के ऊपर। तो उसको उस दिन किसी को मिलने जाना था, तो उसने अपनी एक दोस्त थी, वो भी पुलिस में ही थी सर, वो भी कांस्टेबल थी, कहा कि तू मेरी जगह वहाँ पे हाजिर हो जा, लाइन हाजिर हो जा। अब बेसिकली यूनिफॉर्म सेम दिखते हैं, आईडी वाईडी किसी ने चेक की, पर ऑब्वियस है कि इतने सारे लोग हैं, वीवीआईपी मूवमेंट है, हजारों पुलिस वाले ग्राउंड पे होते हैं, तो देखा नहीं सर, ओके। फिर उसके बाद वो जो वेपन था वो वापस रिटर्न करने जाना था। आपको पता है पुलिस में दो प्रकार के वो होते हैं, एक होते हैं विद वेपन पोस्टिंग और विदाउट वेपन पोस्टिंग, हथियारधारी, बिना हथियारधारी सर, यहाँ गुजरात में चलता है। तो जितने भी बिना हथियारधारी यू नो दैट सर, ठीक है, रिक्रूटमेंट दो तरह से होती है, समझे? तो बेसिकली एक हथियारधारी है, मतलब जिसके पास हथियार होता है सर, ठीक है, समझे? तो वो परमानेंट उनके पास है। बिना हथियारधारी ऐसे होते हैं जो नॉर्मली वेपन्स नहीं कैरी करते और वी विल सी दैट उनको वापस मतलब उसके लिए जाना पड़ता है, क्या कहते हैं, वेपन्स डेपो में जो एसपी ऑफिस है, जो भी कंसर्न है, तो वहाँ पे डिपॉजिट करवाना है। खाली लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के समय पे आपको दिया जाता है, वीआईपी मूवमेंट ऐसा कुछ हो गया तब। तो वो जो लेडी थी ना कांस्टेबल सर, वो कांस्टेबल लेडी ने वेपन अपने नाम का इशू करवाया, है ना, और फिर अपने दोस्त को दे दिया कि तू मेरी जगह ड्यूटी करके आ जा। दोस्त भी पुलिस में ही थी, कांस्टेबल थी, वो भी सेम बैच में होंगे, है ना, दूसरी जगह पे पोस्ट। फिर अब वेपन डेपो में जब वापस जमा करने जाना था, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है ना, वीआईपी मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद वो वहाँ पहुंची तो जो कलेक्टर था, मतलब वो भी कांस्टेबल ही होता है, उसने कहा कि तुम कौन हो? बोले तुम्हारे नाम का तो वेपन इशू हुआ नहीं। बोले वो तो मेरी दोस्त की, उसके नाम का था, वो सुबह लेके गई थी, हमें वापस जमा कर। बोले हाउ कम यू आर हियर टू डिपॉजिट? इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग ना सर, ओके। आप ड्यूटी करने किसी और को भेज दे रहे हो, आपका वेपन दे दिया तुमने सर, ठीक। कैन यू इमेजिन दिस बात सर? वेपन दे दिया सर, ओके। तो भाई साहब बुआ बूम हो गई। तो दूसरे दिन न्यूज़ में आया 1-2 दिन के बाद सर, ओके, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है ना, ये तो आप अपनी ड्यूटी से चले थे और वेपन गायब हो जाता है या कुछ हो जाता है कांड, तो कौन किसको भरोसे रहता है सर, समझे? और ये तो चलो आपने अपनी पुलिस वाली दोस्त को कहा, आप अपनी वर्दी देके किसी को खड़ा कर देते, है ना, वेपन लेके आए सुबह ड्यूटी से, है ना, एसपी ऑफिस से, जहाँ से आप उसको बोले खड़ा रह जाना, यहाँ ड्यूटी में खड़ा रहना, आई कार्ड कोई उल्टा कर देना, कोई देखेगा नहीं सर, ठीक है ना। व्हाट सस्पेंशन हुआ, इंक्वायरी बैठी, है ना, समझे? पीएम का कॉन्वॉय निकला था। देखिए कि ये तो हालत है हमारे देश में सर, ठीक है, समझे? लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाता सर, है ना, मतलब इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, ओके ना, समझे? पीएम साहब का कॉन्वॉय निकल जाए और पीएम और कोई और डिग्निटरी थे, फॉरेन से आए हुए सर, ठीक है ना। तो वो 2 लोग थे सर, समझे? तो और वो रोड शो टाइप होता है ना, उसमें कुछ ऐसा हुआ था। तो 3-4 महीने 1 आध साल पहले की बात होगी, 1 डेढ़ साल पहले की। तो विल सी दैट इस प्रकार की हेरिडिटी और रिप्लेसमेंट सिस्टम अगर आप बनाते हो तो क्या होगा सर, ठीक है ना। कहने की बात मेरी ये थी सर, ओके। तो फिरोज शाह तुगलक के अंदर फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आर्मी इंस्टीट्यूशंस के अंदर हेरिडिटी आ गई। वी विल कम टू नो कि उसने रिप्लेसमेंट सिस्टम निकाली सर, ओके। इक्तेदार को फिर से रिवाइव कर दिया सर, ठीक है। और कैश की जगह लैंड ग्रांट्स में सेना के अंदर उसने क्या कह सकते हैं कि सैलरीज देने की शुरुआत की। एंड दिस क्रिएटेड अ बबल इफेक्ट, दे लॉस्ट द एम्पायर, they were not able to put up against the regional kingdoms, and eventually we'll see the foreign invasions will start, okay. This will also lead to the loss of territory, this will also lead to the loss of prestige, and also lead to the loss of revenue for the state as well. Eventually the downfall of Delhi Sultanate took place, समझे? तो इस तरह से हम उसको कंक्लूड करेंगे, समझ में आया कि नहीं आपको? तो देखिए चीजें हमारे सामने है, कहने का बात ये है, बट हम कभी-कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। अंडरस्टूड, है ना। तो यही है, हैंड्स ऑन आप ऐसे करिए। आप ऐसे सैकड़ों चीजें हम लोग, इसके लिए हमने पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री माइक्रो लेवल के ऊपर पढ़ लिया, क्योंकि अभी जो देख रहे हो एक्सट्रैक्शन है, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, जुडिशियल निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है ना। रेवेन्यू सिस्टम देख लो, एग्रीकल्चर देख लो। अब एग्रीकल्चर में भी क्या आएगा सर, है ना, आपको एक्सट्रैक्शन ही निकाल के आना चाहिए, 1 2 3 4 टक 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 सर, ओके ना। और लिखना कितना होता है, 250 शब्द। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बहक जाते हो। आपको लगता है कि ये हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई पढ़ा है तुमने, है ना। तुमने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करना आना चाहिए सर, ओके। और ये अगर सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला। समझ में आया कि नहीं आपको? मेरे को इतना ही आता है सर, ओके। मेरे को इससे ज्यादा आता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ सर। तो मेरे को पता है कि इसमें 250 शब्द होंगे और ठीक-ठाक नंबर मिल जाते हैं। यूपीएससी है ना सर, आप समझिए सर। एक हद से ज्यादा जरूरी ज्यादा ज्ञान अगर आप इकट्ठा करते रहोगे तो आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे।
नंबर तो नहीं मिलेंगे सर, अल्टीमेटली गेम ही नंबर की है ना ये। अंडरस्टूड सर। लोग बड़ा इससे ज़्यादा वो पढ़ने के लिए हमको कम मसाला है। अरे भाई तुम इतना पढ़ तो लिया है। लेकिन पीएचडी थोड़ी करना है सर, पीएचडी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीएचडी में भी बहुत रैंडम टॉपिक्स आते हैं ना सर। खैर, तो आर्मी के अंदर क्या आ गया, फिरोज शाह तुगलक के समय से ही है ना, डाउनफॉल हमने देखा था कि कैसे प्रॉब्लम हुई, फिरोज शाह तुगलक इज रिस्पांसिबल और नॉट सर। तो इसके बाद डाउनफॉल होता रहा, फिर आप देखिए तैमूर का आक्रमण हुआ, इसके बाद ही हुआ ना सर। तैमूर कैसे घुस गया? आपकी आर्मी इंस्टीट्यूशन के कारण सर। पंजाब पंजाब आपके हाथ से चला गया। तुगलक के बाद आप देखिए एफएसटी के बाद जौनपुर का स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया, गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया, मालवा इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, समझे? तो आर्मी के कारण आपका साम्राज्य बना, आर्मी के कारण साम्राज्य टूट गया। हाँ, चेहरा और दाग सिस्टम आपने हटवा दिया ग्रेजुअल में, बहरूपी आ गया आपकी सेना के अंदर, विद्रोह कर दिया। सब 1 लाख गुलामों ने विद्रोह किया था, है ना, दिल्ली को हाईजैक करके रख दिया था, कैपिटल ओके, व्हाइट हाउस डाउन हो गया था उस पीरियड का। गेटिंग ओके, व्हाइट हाउस डाउन है ना, मूवी है ना, ओलंपस फॉलन, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर आक्रमण हुआ तो क्या होगा सर, ठीक है। गेटिंग अभी देखो तेल अवीव में हुआ था, दोनों बंकर में भागे सर, उतर के बाद ही रॉकेट आया सर, ओके। तो सीआईए और वो मोसाद और सब दौड़ा, छीन वाले दौड़ा के लेके गए, अभी चीचा है ना, समझे समझे। गेटिंग है ना, तो अलग कहानी है सर। बिडेन इज नॉट, बिडेन एक्चुअली अगर यू नो दैट सर, बिडेन इज नॉट द रियल कंट्रोल ऑफ यूएस एज ऑफ नाउ सर, ठीक, नॉमिनल है सर, ठीक। बाकी जो है वो सब डीप स्टेट कर रहा है अमेरिका का। उसको पता ही नहीं सर वो क्या, वो कभी सो जाता है, कभी-कभी आप देखोगे उसका एक वीडियो देखा था सर, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देके रैंडमली हाथ मिलाने लग गया, अरे सामने कौन है, भूत-वूत के साथ हाथ मिला रहा है क्या, तो है ना, समझे। फिर भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, वो एक बार बेचारा सीधी सी गिरी, मतलब ही इज ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड है, वेरी गुड। सोने का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के बोल रहा है मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं जवाब नहीं दूंगा उसका। अरे तुम राष्ट्रपति हो, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, सुपर पावर का, ये क्या है सर, ठीक है। और ये व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा अगर इस तरह से सर, वेरी गुड। आपको लग रहा है कि यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजंस ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं ना पीछे सर, तो इसको कंट्रोल करने वाले लोग हैं सर, कुछ और डीप स्टेट है इनका, है ना। तो डीप स्टेट इज प्लेइंग द रोल, ओके, अमेरिका तो पूरा, खैर चलिए देखने का बात है। तो एक तो ये था सर, ओके। दूसरा आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द इक्ता सिस्टम सर, ठीक है, समझे। तो आप समझिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी, वी विल कम टू नो कि द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड द इक्ता सिस्टम एज वेल, कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ी बहुत वो देख लेते हैं। देखिए कि अंडर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वी हैड डिस्कस्ड आउट कि इक्ता बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सर, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इक्तेदार ही थे जो इनको हेल्प कर रहे थे इन द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड आल्सो मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर एज वेल सर, ठीक है। तो इनके ऊपर से आपको एक बार सवाल आएगा, कि 2021 की मेंस के अंदर सवाल आया था कि हाउ इक्ता हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन इन द अर्बनाइजेशन एज वेल सर, ओके। तो थोड़ी बहुत इसके अंदर हमको ये पता होनी चाहिए। तो देखिए कि द होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास, ओके। एंड इक्ता सिस्टम को विलायत सिस्टम इक्लिम भी कहते थे सर, तो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टेट्स, ओके। वी विल सी कि सम ऑफ द स्टेट्स वर अंडर द इक्ता सिस्टम, है ना, इक्ता सिस्टम में इक्तेदारों को अपॉइंट किया जाता था। देयर वर सम स्टेट्स व्हिच वर अंडर द ट्रिब्यूटरी सिस्टम, है ना, ट्रिब्यूटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ एरियाज कॉन्कर किए थे, पर वहां उसने इक्तेदारों को अपॉइंट नहीं कर पाया था। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, अलाउद्दीन खिलजी हैड अपॉइंटेड हिज ओन पर्सन्स, ओके ना, समझे, बट देन नॉट एवरी स्टेट विल बी हैविंग वी कैन से द डायरेक्ट कंट्रोल सर, ठीक है ना। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे दक्कन था, तो दक्कन ऑलवेज यूज्ड टू कंटेन समथिंग कॉल्ड एज द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ओके ना। काकटियास देखोगे, दे वर एग्जांपल ऑफ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ओके। नीचे मदुरई देख लोगे, होयसाल देख लोगे, दे वर एग्जांपल्स ऑफ ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ओके ना। सो वी विल फाइंड कि देयर वर टू टाइप ऑफ सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वन वाज द इक्तेदार, इक्तेदार वर काइंड ऑफ द ऑफिशियल्स, वी विल सी कि जिनकी अपॉइंटमेंट प्रोविंसेस के अंदर की जाती थी सर, ठीक है। एंड अलोंग विद द प्रोविंसेस वी विल आल्सो फाइंड कि देयर विल बी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, ओके ना। Tributary states were those states where the local ruler were able to maintain the hegemony, or they were able to like rule on their own, but not in an autonomous way. They were always supplying the king with resources, monetary point, even military help in the expansion. Okay, tributary state का मतलब ये नहीं कि खाली पैसा भेजेगा, याद रखना, ठीक है। Tributary states also includes a kind of a system where we will come to know that the king will also be helping in the expansion. And this was seen with respect to the state of Devgir, where Devgir, which was won over by Alauddin Khilji, and Raja Ramchandra over a period of time helped Alauddin Khilji in the conquest and triumph of South India. आप जब देखिए पहली बार तो खिलजी तो खुद जीत के आया था, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको याद होगा तो हमें ये पता चल रहा है कि खिलजी ने जब दक्षिण भारत के ऊपर और एक्सपेंशन करने की शुरुआत की सर, ठीक है। और तो उसके बाद हमें ये पता चला कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर रामचंद्र वाज द वन हु फैसिलिटेटेड और हु हेल्प्ड अलाउद्दीन खिलजी, और मलिक काफूर को भेज के उसने क्या कह सकते हैं कि बाकी सारे एरियाज में अपना डोमिनेशन बनवाया था, ठीक है। और रामचंद्र ही थे जो इसको हेल्प कर रहे थे टू विन ओवर काकटियास इंक्लूडिंग द होयसाल डायनेस्टी एज वेल सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ट्रिब्यूटरी स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत खाली पैसे ही भेजने होते थे, ये राजा के दरबार में आपको हाजिरी दिलानी थी सर, ना समझे। तो ये पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर से आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सेकंड पॉइंट इसके अंदर से निकल के आता है वो है इक्ता सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हु वर द इक्तेदार्स, ओके, एंड व्हाई द इक्ता सिस्टम बिकेम वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड इट हेल्प्ड इन द ओवरऑल मिलिटरी एस्टैब्लिशमेंट इन द डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जब हम लोग इक्ता सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इक्ता बेसिकली एक ऐसी सिस्टम हुआ करती थी जिसने अरब्स के समय से शुरू किया था, बट अरब्स के टाइम पे तो उतना विल सी कि लाभ नहीं हुआ इनको, ऑब्वियस बात है, ठीक है। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इक्तेदार थे, जिनको बेसिकली टारगेट दिया जाता था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको ये कहा जाता था कि भाई तुम जाके है ना स्टेट को हेल्प करो सर, ठीक है ना, समझे। जिनको रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का आधार बनाया जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस पीपल एक्चुअली हेल्प द स्टेट, ओके, समझिए द एक्सपेंशन, वेरी कॉमन, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि इक्ता सिस्टम की अलग ही इंपॉर्टेंस थी। तो इक्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्तेदार जो भी अपॉइंट होते थे वो राजा को हेल्प करते थे सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि दे वर द ऑफिशियल्स, है ना, नोबल्स, मेनली इनिशियली चालीसा का पार्ट था, फिर नॉन चालीसा वाले लोग भी इसके अंदर से आपको मिल जाएंगे सर, वेरी कॉमन, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि ये वो लोग थे जिनको अपॉइंट किया जाता था इन द अनकॉन्कर्ड और सेमी कॉन्कर्ड टेरिटरीज, ओके। कुछ-कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो जीती हुई है, कुछ-कुछ नहीं भी है सर, ओके। मतलब ये होता है कि वी विल कम टू नो कि ये अनकॉन्कर्ड टेरिटरी को जीतने का भी काम करेंगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। और अगर ये अनकॉन्कर्ड टेरिटरी को जीतने का काम कर रहा है मतलब क्या है सर, ठीक है, समझे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द किंग ना सर, है ना। लॉन्ग टर्म के अंदर दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन के अंदर भी काम किया ना इन्होंने सर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इक्ता सिस्टम बेसिकली हेल्पफुल रही स्टेट के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेट को साम्राज्य बनाने में बहुत ही मदद करता रहा है सर, ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो इनकी ड्यूअल रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कहानी पता होनी चाहिए कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट सर, ओके ना, समझे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के अंदर उसने इतने कम किए, पर अलाउद्दीन खिलजी के पहले आप देख लो, राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ अल्तुतमिश, राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ रजिया, है ना, समझे। विल सी कि इवन इन द पीरियड ऑफ बलबन द इक्तेदार्स कंसीडर्ड एंड दे कंटिन्यू टू विल गुड नंबर ऑफ पावर्स, ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो इनके गवर्नर को इक्तेदार कहते थे या वली के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है, समझे। एंड यही इक्तेदार को गवर्नर भी कहते हैं सर, है ना, समझे। तो नॉर्मल सेंस के अंदर या वी विल कम टू नो कि जब हम लोग कॉन्टेक्चुअल वे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्तेदारी सिस्टम ही गवर्नर सिस्टम थी सर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई इक्तेदार और गवर्नर हमको अलग-अलग मिलेंगे सर, वेरी गुड, ओके।
तो वी विल फाइंड कि द इक्तास प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी ऐसे लोगों को इक्तेदार के रूप में इसने अपॉइंट किया, लिमिटेड लोगों को किया था क्योंकि वो उसको डर था कि उसके सामने विद्रोह ना हो जाए। पर ये इक्ता सिस्टम ने साम्राज्य बनाने में हेल्प किया। आप समझिए कि एक विस्तार है, जैसे फॉर एग्जांपल विल कम टू नो कि यहाँ पे ये दिल्ली है सर, ठीक है। अब दिल्ली से किसी को राजस्थान में किसी को इक्ता दे दिया गया यहाँ पे सर, ठीक है ना। अब जैसे ये नवनीत राजा है सर, ठीक है, और नवनीत ने विल सी के ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनको सोनम को इक्ता दे दिया। अब सोनम का कार्य क्या है, वहाँ पे जाके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है सर, ओके। सोनम का कार्य क्या है, वहाँ जाके रेवेन्यू कंट्रोल करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोनम विल हैव ओन फोर्सेस है ना, उनके खुद के फोर्सेस होंगे अंदर सर, ओके। सो एवरी इक्तेदार विल हैव एन आर्मी अटैच्ड टू इट, ओके ना, एज एन इंस्टीट्यूशन। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपैरेटस क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये टेरिटरी ऐसी है जो मैं कहूंगा कि सेमी कॉन्कर्ड है। सेमी कॉन्कर्ड का मतलब है कि ऑलरेडी राजा ने थोड़ा बहुत दबदबा बना दिया है सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन द स्टेट इज एबल टू मेंटेन इट्स हेजेमनी सर, ओके। तो ये सोनम गई वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ पे फोर्ट बना दिया सर, ठीक है। फोर्ट के अंदर सेना विल सी की है ना, काइंड ऑफ विल सी की अपना साम्राज्य बनाया। हमें पता चला है कि इनके आजू-बाजू में सेटलमेंट्स बनने शुरू हो गए सर, ओके। सेटलमेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि फोर्ट्स के कारण स्टेबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है सर, ओके। तो जहाँ-जहाँ फोर्ट्स बनेंगे सर ना इक्तेदारों के द्वारा, वो सब रीजनल सेंटर्स के रूप में निकल के आएंगे सर, है ना, समझे। अब जैसे मैंने आपको बताया शर्कीस जो थे, हु वर द शर्कीस, ओके। शर्कीस वर काइंड ऑफ अ क्लास जो इक्ता सिस्टम के अंदर से निकल के आए थे ना सर, ओके। और यही शर्कीस हमें अल्टीमेटली देखने को मिलते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, है ना। तो वी विल कम टू नो कि इक्ता सिस्टम वर ऑलवेज हेल्पिंग द स्टेट, ओके ना, समझे, इन दी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपांशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यही इक्ता सिस्टम के अंतर्गत हमें ये भी चीजें देखने को मिलती है कि स्टेट के डिक्लाइन के अंदर भी ये जाते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो इससे ओवरऑल एक्सपांशन हुआ लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है जहाँ-जहाँ इक्ता बनने की शुरुआत हुई सर, ओके। क्योंकि एक सेपरेट प्रोविंस का निर्माण होने की शुरुआत हुई। दूसरा, रेवेन्यू स्टेट को अच्छा खासा हो रहा था। तीसरी कहानी विल सी कि इन सब के कारण रेबेलियंस नहीं आ रहे थे सर, ठीक है ना, समझे। और कॉन्क्वेस्ट जो है उसको कंसोलिडेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया सर, ठीक है ना, समझे। देखिए ट्रिब्यूटरी स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि कंसोलिडेशन नहीं हुआ। इक्ता सिस्टम ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि कंसोलिडेशन में हेल्प की राजा की सर, ओके। और ये शुरुआत अल्तुतमिश से हुई क्योंकि अल्तुतमिश ने अपने 40 जो लोग थे ज्यादातर सर, है ना, उनमें से कुछ लोगों को इक्तेदार के रूप में अपॉइंट किया था। तो ओनली लॉयल पीपल और द लॉयल पर्सन्स वर गिवन द अथॉरिटी एंड दे वर अपॉइंटेड इन द इक्तेदार। ऑब्वियस था ना सर, है ना, कि आप राजा के रूप में हो तो आप ऐसे दूर वाले व्यक्ति को तो अपॉइंट नहीं करोगे इक्तेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। सो दे मेड श्योर सर, है ना, समझ ओके। वी विल कम टू नो कि इक्ता सिस्टम ने ही इनका एक्सपांशन और साम्राज्य विस्तार में हेल्प कर रहा है सर, ओके। अब इसमें होता क्या था सर, है ना, समझे। राजा को पैसा भी मिलता रहा क्योंकि रेवेन्यू का टारगेट था इक्तेदारों को सर, ओके। एंड इनको ये चीज बड़ी क्लियर करती कि अपना खर्चा पानी माइनस करके, मतलब आपके अंडर में अगर 1000 लोग की सेना हो तो आपका खुद का खर्चा और आपकी 1000 लोगों की सेना का खर्चा माइनस कर दो, थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए रखो, बट देन वी विल सी दैट आपको बाकी जो है वो आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा, राजा को जमा करना पड़ेगा सर, ठीक है, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये कह सकते हैं कि इससे स्टेट को रेवेन्यू भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलता है, एक्सपांशन भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है और बाकी सारी स्टेबिलिटी के अंदर भी हेल्प करता रहेगा सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि ऑल ऑफ दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द इक्ता सिस्टम एंड इट इज द इक्ता दैट हेल्प इन द एक्सपांशन पार्ट एंड अदर पार्ट्स एज वेल सर, ओके। ये इक्ता के कारण क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है सर, है ना, समझे। क्योंकि जहाँ-जहाँ इक्ता सिस्टम बनता है, फोर्टिफिकेशन था, स्टेबिलिटी था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बहुत बढ़ावा मिला सर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इक्ता बनाया यहाँ पे सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल सी कि एक और विस्तार में इक्ता बना दिया गया है ना, समझे। नवनीत ने यहाँ पे किसी को अमित को अपॉइंट कर दिया सर, ठीक है। और कहा कि भाई देखो तुम यहाँ पे इक्ता लो सर, ओके। अब ये अनकॉन्कर्ड टेरिटरी थी। अनकॉन्कर्ड का मतलब क्या है कि भाई यहाँ कोई गया नहीं है, ना ही कोई जीता है। अमित के लिए बड़ा चैलेंज था। अमित वाज एबल टू विन ओवर दिस एरिया, तो आफ्टर विनिंग ओवर दिस एरिया ही बिल्डेड मोर एंड मोर पावर सर, ओके ना, समझे। तो ये तो नवनीत के लिए बहुत अच्छा काम हुआ ना सर, ठीक है, कि भाई यहाँ वी विल सी कि अमित का विद्रोह होने के चांसेस भी कम हो गए। अमित है ना स्टेट में बैठ के विद्रोह कर देता उसके सामने। और दूसरी कहानी हमें ये भी पता चल रही है कि साम्राज्य विस्तार में भी हेल्प करके गया। तो इससे अर्बनाइजेशन होगा सर, क्योंकि इक्ता जहाँ-जहाँ बना, इक्ता के अंदर फोर्स बने और इनका पूरा नेटवर्क बनता है सर, ठीक है ना, समझे। तो इनके बीच में फिर हाईवे कनेक्टिविटी आ गई। फिर एक इक्ता यहाँ किसी को दिया गया सर, ओके। फॉर एग्जांपल विल कम टू नो कि हर्ष को यहाँ पे इक्ता मिल गया सर, ठीक है ना, समझे। हर्ष ने भी अनकॉन्कर्ड टेरिटरी को इक्ता के रूप में कन्वर्ट किया सर, ओके। तो इन सब के बीच में एक हाईवे का कनेक्टिविटी बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया सर, है ना, गोल्डन ये कहते हैं डायमंड बन गया एक तरह से सर, ओके। एंड देन विल कम टू नो कि फोर्स बनने की शुरुआत हुई, रोड्स बनने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है ना, समझे। और इनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स और बढ़ता है सर, है ना, समझे। तो ऑल ऑफ दिस पार्ट इज एट्रिब्यूटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट सर, है ना, समझे। सो इक्ता सिस्टम इन द अर्ली पार्ट हेल्प द स्टेट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार बनने की शुरुआत हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हुआ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हुआ, फोर्टिफिकेशन में हेल्प हुआ और इसी तरह से अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है। हम कहते हैं ना कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अर्बनाइजेशन वो कैसे हुआ सर, ठीक है। तो इट वाज एन आउटकम ऑफ दिस पार्ट, है ना। हमें ये चीज याद रखनी है कि भाई दिल्ली सल्तनत में जो अर्बनाइजेशन है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा सर, ठीक है। एंड इक्ते सिस्टम के कारण एग्रीकल्चर का भी एक्सपांशन हुआ। अब देखिए कि जहाँ-जहाँ वी विल कम टू नो कि इक्ता सिस्टम को लागू किया गया था, वहाँ-वहाँ हमें ये पता चल रहा है कि स्टेट जो है वो लैंड के पार्सल्स को आगे अलॉट कराएगा सर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन सेटल होती है उसके आजू-बाजू में सर, ओके। सो देयर इज एन एविडेंस ऑफ पॉपुलेशन सेटलमेंट एज़ वेल सर, ओके, क्योंकि लोगों को स्टेबिलिटी मिलती है और ये स्टेबिलिटी के कारण जो स्थानीय गवर्नर होगा, ये इक्तेदार होगा, वली होगा, नईम के रूप में अलग-अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। दे विल आल्सो बी लाइक नो मोटिवेटिंग पीपल टू एंड एनकरेज पीपल टू स्टे ओवर हियर सर, रुको यहाँ पे सर, ठीक है। मेरे को ही फायदा है, तुम लोगों को, तुम खेती करोगे, उसमें मैं पैसा कमाऊंगा, फिर ऊपर राजा को भी देना है और मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा सर, ओके। तो इससे लाभ भी होता है। तो इस तरह से इक्ताओं का निर्माण हुआ सर, ओके। ये इक्ते सिस्टम ने ही सेकंड अर्बनाइजेशन या थर्ड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया सर, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आए ना सर, ना स्कॉलर्स को बुलाया गया, अलग-अलग जगह के ऊपर सेटलमेंट्स होने की शुरुआत हुई। और जैसे सिराज के बारे में मैंने आपको बताया सर, ठीक है। जौनपुर वाज कॉल्ड एज़ द सिराज ऑफ द ईस्ट। हाउ कम जौनपुर बिकेम द सोल्जर ऑफ द ईस्ट, ओके। तो द इक्तेदार ऑफ द जौनपुर हुसैन शाह सरकी, है ना, जो अपने आप को बेसिकली इंडिपेंडेंट मलिक सरवार नाम था उसका, तो वो बेसिकली हुसैन शाह सरकी का टाइटल देता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो इक्तेदार ने लोगों को बुलवाया कि देखो आओ कभी हवेली पे सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि धीरे-धीरे करके हमें पता चला है कि आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो, रीजनलाइजेशन हुआ सर, ओके। तो इक्ता सिस्टम ने साम्राज्य बनाने में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ज्योग्राफिकल एंड द अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीकेट किया सर, ओके। और पॉलिटिक्स में एक्सपांशन का भी हम लोग लिख सकते हैं सर, समझे कि नहीं? तो एक ये पार्ट था और यही चीज अल्टीमेटली फिर डिक्लाइन में गई। डिक्लाइन में क्यों जाती है? क्योंकि विल कम टू नो कि जिस दिन राजा अच्छे लोगों को इक्ता देगा तब तक दिक्कत नहीं है। पर ऐसे बेकार लोगों को इक्ता देना शुरू किया तो क्या होगा सर, ठीक है ना, समझे। अब आपने हेरिडिटेड लोगों को इक्ता देना शुरू कर दिया था, मैंने आपको बताया फिर व्हाट विल हैपन सर, ठीक है ना, समझे। तो विल कम टू नो कि फिर पीपल बची आपकी सर, ओके। तो खिलजी ने तो बहुत लिमिटेड, नो तो नहीं था, बट देन वी विल फाइंड कि वेरी लिमिटेड पीपल हैड इक्ता सर, है ना, वेरी कॉमन। तो ओनली लॉयल पीपल हैड द इक्ता गिवन टू एंड वेरी लेस नंबर्स, ओके ना। तो उसने डायरेक्ट कंट्रोल किया था स्टेट को सर, वो कहता था कि देखो मैं अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करूं, इक्तेदार के रूप में नहीं, डायरेक्ट गवर्नर सर, ठीक है। एमबीटी के समय पे भी हमें पता चला कि 24 स्टेट्स थे, इसमें ज्यादातर इक्ते के रूप में थे सर, ओके। और ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था बाय द स्टेट टू मेक श्योर कि भाई अपनी गाड़ी चलती रहे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इन्होंने अलग-अलग प्रकार के मिलिट्री गवर्नर्स को अपॉइंट किया इक्ते सिस्टम के रूप में। इनको इक्तेदार या मुक्ति के रूप में कंसीडर किया गया। इनको कहा गया तुम्हें मिलिट्री कैंपेन चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कराना है और इसके लिए तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन के भी अधिकार है। तुम्हें ही अपने सोल्जर्स को हायर करना है और इनको अपने ही रेवेन्यू से खर्चा निकाल के ऊपर राजा को देना है सर, ठीक है, समझे। इंटरेस्टिंग कहानी हमको ये देखने को मिल रही है कि ये जितने भी लोगों को रेवेन्यू टारगेट दिया जाता था, इसकी ऑडिटिंग होती थी सर, है ना। मैंने आपको बताया वज़ीरत का जो डिपार्टमेंट था या वज़ीर की जो पूरी मिनिस्ट्री थी, ये अपने ऑडिटर्स को भेजते थे, अकाउंटेंट्स को भेजते थे, बोले कितना आया और कितना गया सर, है ना, समझे। और उसमें अगर घपला किया तो खाल उखड़ जाएगी तुम्हारी सर। तो आपको याद ही होगा बलबन के समय पे क्या हुआ था मलिक बकबक के साथ, है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो विल कम टू नो कि अगर तुम उल्टा-सुल्टा करके पकड़े गए तो है ना सरेआम फ्लॉगिंग होगी, आपकी सर्विस अच्छी खासी की जाती है और बलबन तो चाहता था कि उसका दबदबा बना रहे सर, समझे। तो इस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ से देखने को मिलती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस इक्तेदार
वर नेवर इनहेरिटेबल सर ना, वो तो बाद में किया एफएसटी के समय पे, फिरोज शाह तुगलक के समय पे। इनको हमेशा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मिलती थी। हो सकता है कि जैसे यहाँ हर्ष ने डेवलपमेंट किया अपना, थोड़े टाइम को हर्ष को भेज दिया दक्कन है, बट तुम दक्कन चले जाओ सर, ठीक है। नवनीत क्योंकि चाहते थे कि हर्ष ज्यादा टिक जाए यहाँ, परमानेंट हो जाएंगे तो अपना साम्राज्य बना देंगे सर, ठीक है। सो देन ही वाज शिफ्टेड बैक टू सम अदर प्लेस। तो खतरा रहता है राजा को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वरिष्ठ है ना इनके पास, ओके। वरिष्ठ उसको इन्फॉर्म बोले सर ये यहाँ चल रहा है तुम्हारे राज्य के अंदर, यहाँ ये गेम हो रही है सर, है ना, वहाँ पार्टी बहुत हो रही है, तुम्हारे सामने बगल की बुआ आ रही है सर, निकालो उसको यहाँ से सर, ठीक है। तो कट मार के दूसरी जगह सर, समझे तुम। तो खिलजी और तुगलक के समय पे काफी सारी चीजें चेंज हुई सर, ओके। एंड अकाउंटेंट्स की अपॉइंटमेंट होती थी सर, है ना। तो ये अकाउंटेंट्स आके पता था कि कितना पैसा आ रहा है, और बाकी सारे उनको स्टेट के अंदर जमा करके दे देने थे सर, ओके। तो इसके इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें पता चलता है कि ठीक ठाक व्यवस्था आपको मिलेगी सर, समझे। तो गवर्नेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस वाज द लोकल पर्सन, जो बड़ा एक तरह का लॉयल व्यक्ति होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो इनको वली कहते थे, कभी कभी मुक्ति आपको मिलती है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वली कहा गया है सर, ठीक है, समझे। बाकी सारी जगह पे आपको मुक्ति या इक्तेदार के रूप में पोजीशंस मिलेगी सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका कार्य ये था कि हर एक जगह के ऊपर सुपरविजन करे, समझ में आया कि नहीं आपको। इनफैक्ट ये गवर्नर के नीचे अंडर द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देयर अदर ऑफिशियल्स एज वेल सर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोविंस है ना, देश इक्ता और प्रोविंस होगा ना, समझे। उसके लिए तो गवर्नर होगा, वली या इक्ता या शिकदार है ना, इक्तेदार के रूप में पहचानेंगे। ये एक प्रोविंस जो होगा वो अलग-अलग शिकों में डिवाइडेड होगा। शिक का मतलब है काइंड ऑफ वी कैन से डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन द 13th century अंडर एन इक्ता देयर वाज नो लोअर यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हेन दिल्ली सुल्तान्स केम टू पावर, वी विल कम टू नो 13th century मतलब स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में वी विल सी कि ओनली इक्ता यूज्ड टू बी द मेन सोर्स और द मेन यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इक्ते के नीचे क्या है वो किसको नहीं पता था, एक्चुअली था ही नहीं सर। अब क्यों नहीं था उसके पीछे का कारण देखिए, क्योंकि उस पीरियड में अभी एक्सपांशन और कंसोलिडेशन का फेज ही नहीं निकल गया था। देखिए बलबन ने क्या किया था, दिल्ली के आजू बाजू में शासन किया, वो कहीं गया गुजरात में आया, इधर आया उधर आया ना, उनको पता था कि अभी तो पहले कंसोलिडेट करना है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वी डू नॉट फाइंड द लोअर यूनिट अदर देन इक्ता इन द 13th century। 13वीं शताब्दी के अंदर हमें ये चीज बड़ी प्रोमिनेंटली मिल रही है कि इक्ता वाज द ओनली यूनिट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बट व्हेन द ट्रांजिशन टू द 14th century टुक प्लेस, है ना, 14वीं शताब्दी आई सर, है ना, मतलब कौन सा है 1300 के बाद का पीरियड, खिलजी, तब तक ये और गए और गए और गए और गए, तुगलक आए सर, ठीक है ना, 1325-50 के बाद में। तब हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके इन्होंने इक्ता के अंदर विल सी की छोटे यूनिट्स बनाना शुरू किए। तो दक्कन का एक इक्ता होगा, दक्कन का एक प्रोविंस होगा, उसके अंदर फिर इन्होंने शिक बनाया, है ना। शिक वर काइंड ऑफ वी कैन से डिस्ट्रिक्ट और ग्रुपिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये शिकों के अंदर उसने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से काम करेगा सर, ओके। ये शिक को डिवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ परगनास, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। परगना इज मोर ऑफ अ कस्बा और ग्रुप ऑफ विलेजेस, है ना। परगना क्या है, कस्बे के प्रकार है, ग्रुप ऑफ विलेजेस के रूप में आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, काइंड ऑफ तहसील यूनिट कह सकते हैं, ब्लॉक यूनिट कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके नीचे आपको विलेजेस देखने को मिलते हैं सर, ओके। ये सब कुछ चीज आपको ज्यादातर 14th century के अंदर से मिलता है। एंड वी विल फाइंड कि इन सब जगहों के अंदर ज्यादातर ऑफिशियल्स थे, इनको भी मिलिट्री नेचर के पॉइंट ऑफ से ज्यादा अपॉइंट किया जाता था। जैसे शिकदार था तो उसका भी मिलिट्री सिस्टम, एमिल जो था ये अमीर जो हुआ करता था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में आपको मिलेगा। बट देन वी विल फाइंड कि ओवरऑल स्टेट अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। यहाँ शिकदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर इक्तेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब के अंदर से खाली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण विस्तार में था वो कॉमन मैन के हाथ में मिलेगा, जैसे कूट मुकदम चौधरी आपको मिलेंगे। इसमें भी स्टेट ने अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट करके रखा था। इससे दर्शा रहा है कि देयर इज अ डिग्री ऑफ सेंट्रल कंट्रोल अंडर द दिल्ली सल्तनत, है ना। अब जैसे पटवारी वर द स्टेट ऑफिशियल्स, खूत मुकदम्स वर द हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड्स। बाय खिलजी पीरियड वी सी दैट खिलजी टुक अवे देयर पावर एंड मेड देम द स्टेट ऑफिशियल्स, है ना। इनके साथ क्या किया था सर, ओके। खिलजी ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम सर, है ना, समझो, तुमको थोड़ी इंडिपेंडेंट रखेंगे, ओके, और तुम्हारी टाइटुलर अथॉरिटी बाकी सब हम ले लेंगे सर, करेंगे, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि खिलजी टुक अवे द अथॉरिटी, पावर तो ले लिया था ना सर, ओके। तो इससे समझ में आ रहा है कि सेंट्रल कंट्रोल था, पर उतनी ज्यादा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उभर के नहीं आई थी, ऐसे हमारे पास आज की तारीख में एविडेंसेस है, ठीक है ना, समझे, करेंगे, ओके। तो वी शुड बी अवेयर दैट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैड स्टिल नॉट ग्रोन एट दैट टाइम, ओके। एंड द स्टेट हैड अ कंट्रोल सिस्टम, कितना था वो हमेशा डिबेटेबल आपको मिलता रहेगा सर, खैर। तो इक्ता सिस्टम के अंतर्गत आपको चीजें समझ में आई, और इक्ते के बाद प्रोविंशियल सिस्टम, क्योंकि आया नहीं है सवाल, आ सकता है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट यूज्ड टू वर्क, ओके ना, समझे। एंड वी विल सी कि शिक के नीचे परगना और परगना के नीचे वी कैन से विलेजेस, ओके ना, समझे। वी विल फाइंड कि विलेजेस वर स्टिल फंक्शनिंग इन ऑटोनॉमस वे, they were still controlled by the local important authorities, है ना, समझे, लैंडलॉर्ड्स काइंड ऑफ द कूट एंड मुकदम, लेस कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पटवारीज, ओके। तो नॉर्मली वी विल सी कि पटवारी की अपॉइंटमेंट तो की थी राजा ने। आज भी यही होता है ना गांव में, है ना। आप गांव के बड़े जमींदार हो तो पटवारी आपको पूछे बिना थोड़ी डिसीजन लेगा सर, समझे। तो सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट की कितनी आती है सर, ओके ना, समझे, गेटिंग अपाउंट, ओके। आप सरपंच जी हो सर, समझे, नहीं भी हो तो भी विल सी कि आपको पूछा जाएगा सर, वो जागीरदार है वो बुरा ना माने सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। तो अभी भी हमको कहाँ स्टेट की इंप्लीमेंटेशंस और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें मिलेगी सर, मिलती है सर, नहीं मिलता सर। आप गांव में बड़े अगर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में बैठे हो, है ना, इसमें आपकी सोशल बैकग्राउंड भी मैटर करती है, खाली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नहीं सर, ओके। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आपका ठीक होगा तो पटवारी भले स्टेट का पार्ट है सर, ठीक है, पर पटवारी आपको पूछे बिना कुछ नहीं करेगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको, है ना। तो वो तो पहले भी ऐसी सिस्टम चलती थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि पटवारी को कोई डिसीजन लेना है तो बोले उनको आपको पूछ के आओ पहले सर, ओके, कि सर यहाँ रास्ता बनाना है, वो, है ना। बोले कहाँ बनेगा रास्ता, बोले नहीं यहाँ नहीं पीछे से निकलेगा, बोले जी सरकार है। वो सर स्ट्रीट लाइटें लगवानी है, बोले यहाँ 4 लाइटें तो यहाँ घर के बाहर लग लीजिए, बाकी पूरे गांव में जहाँ बिठानी बिठा दो सर, फीडिंग अपाउंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि सिस्टम आपको मिलती रहती है, चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो है पानी, बोले गांव में वो पंप लगवाना है, पानी वानी, बोले नहीं यहाँ सीधा पानी अपने यहाँ आएगा, फिर बाकी सबकी कहानी आपको मिलेगी सर, है ना। सब बिगाड़ दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने सर, कम्युनिज्म के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं सर, खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, है ना। देखिए कम्युनिज्म ने इक्वालिटी के चक्कर में आप देखिए कि ओवरऑल फिर बाकी वस्तुओं को डेवलपमेंट के अंदर वो रुक गए ना, जैसे आप इंडस्ट्रियल मॉडल देख लो, वो कह रहा है कि इंडस्ट्रीज वर्कर्स का शोषण करता है, ऐसा आइडियोलॉजी कम्युनिज्म का। अब इन सब के चक्कर में भी इंडस्ट्री को आने नहीं दिया। बंगाल में, केरला में तो ज्यादातर लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, ठीक है, आधा केरला गल्फ में है सर, आपको पूरे गल्फ के कंट्रीज में मिलेंगे। अब क्यों है सवाल, ये अच्छा है चलो, पर कब तक सस्टेन कर पाएंगे, है ना। एट व्हाट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समवन विल बेट द कैट, ओके ना, वहां आर्मी लोग खड़ा हो जाएगा, एक टाइम आएगा, अभी नहीं होगा, 15-20-50 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद होगा सर, ठीक है ना। सो वी विल कम टू नो कि इवेंचुअली वो कहेगा कि बहुत आउटसाइडर्स, क्योंकि वहां पे भी फिर जॉब का क्राइसिस होगा, इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट होगी। तो उस टाइम पे फिर वापस आना पड़ेगा, वापस आके यहाँ अपॉर्चुनिटीज, तो इट शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड सर, गेटिंग, ओके। तो केरला इज अ वेरी गुड मॉडल सर, ना, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से देखिए, बट फिर रिफॉर्म्स करने की बहुत आवश्यकता है सर, ना। स्टेट अच्छा काम कर रहा है, मतलब जैसे पंचायती राज में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पंचायती राज में सबसे बढ़िया काम कर रहा है। पंचायतों के पास बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, और इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील हॉस्पिटल पंचायत के अंदर आती है सर, ठीक है, वेरी मच सरप्राइज टू सी। बट देन अल्टीमेटली हमें ये भी देखना है कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी निकल के आएगी सर, क्या स्टेट सब लोगों को नहीं पहुंचा पाएगा, टूरिज्म क्या 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री से लेके बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट बीच में ऐसा हुआ भी सही कि
तो दिस इन्वेस्टर जिनको लेके केरला और तेलंगाना के बीच में संघर्ष हो गया और सब एक दिन के अंदर तेलंगाना ने वो इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ खींचा था, हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। न्यूज़ में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, केरला की सरकार तेलंगाना की सरकार को कह रही थी तुम हमारा इन्वेस्टमेंट लेके, तो माड़ी तो कोई इन्वेस्टर बड़ा पैसा रोकने आए थे सर, ठीक है। तो फिर तेलंगाना ने कहा कि तुम अपनी पॉलिसीज बदलो सर, ठीक है ना, क्यों आए वो, तो तुम मतलब वहाँ तक बात हुई थी कि वो इन्वेस्टर के लिए चार्टर प्लेन त्रिवेंद्रम से सीधा हैदराबाद के लिए तेलंगाना की सरकार ने भेजा, और ये जाने नहीं चाहिए कहीं पर, ठीक है ना। तो तेलंगाना की 2 साल पहले की बात है सर, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशल सरकारी विमान भेजा, उनको उठाओ वहाँ से सर, त्रिवेंद्रम से, और किधर और कहीं गए, और 2 दिन में सिर्फ वो है ना, वो डील को फाइनल कर दिया कि तुम्हारा ये यहाँ पे होना चाहिए, टेक्सटाइल और 1-2 वस्तु के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल की वस्तु, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई सर। तो एक तो बेचारे प्रयत्न कर रहे थे सरकार है सर, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली इट विल इवॉल्व सर, ठीक है। तो समय के साथ चलना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत होगी सर। फिर तो क्योंकि कोई एक जगह के ऊपर आप सोर्स ऑफ इनकम ना अल्टीमेटली बना के रखोगे तो प्रॉब्लम होगी सर। बंगाल देखिए, बंगाल यूज्ड टू बी द पावर हाउस, बंगाल यूज्ड टू कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी देन मुंबई, यू नो दिस। कलकत्ता एंड बंगाल यूज्ड टू बी द इंडस्ट्रियल पावर हाउस एंड इकोनॉमिक पावर हाउस टिल 1970s। ट्रांजिशन है ना, मतलब आजादी के 20-30 सालों तक भी कलकत्ता का, मतलब आप देखोगे ओवरऑल बंगाल की इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, दयनीय नहीं थी सर, आजादी के 20-30 सालों तक सर। तभी मुंबई तो 70s 80s के बाद उसने टेक ओवर करना शुरू किया। मुंबई आज की तारीख में कह रही इकोनॉमिक पावर हाउस हब है सर। आप इंडिया के जितने भी पुराने कॉर्पोरेट्स देखोगे ना, ओल्ड सर, उनकी सबके हेडक्वार्टर्स बंगाल में मिलते थे आपको, कलकत्ता में। कुछ तो कारण होगा ना सर, ठीक है। लोग जाते थे सर यहाँ गुजरात से, राजस्थान से, कितने आपको गुजराती मारवाड़ी फैमिली आपको कलकत्ता में मिलते हैं। आई नो मेनी ऑफ देम सर, सदियों से वहाँ सेटल है, चाय के बागानों का व्यापार करते, कुछ अलग-अलग वस्तु मतलब क्यों जाते थे सर। आज लोग जैसे मुंबई के लिए जाते हैं, बोले आर्थिक रूप से कोई स्कोप है तो बॉम्बे के अंदर है सर। तो उसके पीछे का भी इसी की इट इज टू 70s 80s तक लोग गए। पुल फैक्टर थे ना सर, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। बोले कहाँ कलकत्ता जाएंगे सर। पूरा ईस्टर्न बेल्ट आप देखिए, बिहार से लेके यूपी से लेके सब लोग पहले कलकत्ता। आप देखिए कलकत्ता में कितना बिहारी बोलने वाला है, बाजू का स्टेट है बंगाल और बिहार, नेबर ही है सर, ठीक। सब लोग जाए, कुछ तो कारण होगा ना सर। फिर धीरे-धीरे डिक्लाइन किया, तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस है ना, मल्टीपल रीजंस है सर। खैर चलिए लेट्स गो बैक टू स्टार्ट। ओके, देखिए कम्युनिज्म चाइना में इवॉल्व हो गया, पर इंडिया में नहीं हुआ। पॉल साइंस तो हम पढ़ते नहीं है सर, क्योंकि कम्युनिज्म की डिबेट है कि कम्युनिज्म इवोल्यूशनरी जहाँ-जहाँ हुआ, जैसे चाइनीज कम्युनिज्म ने पॉलिटिकल कम्युनिज्म रखा, इकोनॉमिक कम्युनिज्म हटा दिया। स्मार्ट थे ना वो लोग। डेंग ज़ियाओपिंग बड़ा स्मार्ट निकल गया। उसने कहा कि यार ये तो स्टेट सब कुछ कर तो पाएगा नहीं, पैसा तो चाहिए सर्कुलेशन के लिए। माओ की पॉलिसीज़ में 5 करोड़ लोग मर गए। माओ के कार्यकाल में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। खाने अकाल पड़ गया था ये वो, इसके उसके बाद तो चमगादड़ खाना सब शुरू किया। पहले इतना खतरनाक नहीं था चाइना, बंदर खा जाता है, कुत्ता खा जाता है। था पर थोड़ा कम था सर, ठीक है। पर स्थिति ऐसी रही कि 5 करोड़ लोग मारा गया। 1918 ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेल हो गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फेल हो गए उसके। लैंड को नेशनलाइज़ कर दिया, पर सरकार को क्या यूज़ करना समझ में नहीं आ रहा था सर। सो ऑल ऑफ दिस डेंग ज़ियाओपिंग केम टू पावर, निक्सन के पास गया पहले। कार्टर निक्सन थे, बोले यार कुछ लैंड करा दो मेरे को। तो निक्सन ने कहा कि काम कर बदल दे तू, है ना। 73 के बाद उसने, है ना, क्या पे भिख मांगा, वही स्थिति थी। तो बोले रिफॉर्म कर, तो दूँगा पैसा। तो इनिशियली इट वाज़ यूएसए ओनली दैट गिव मैंने $1 बिलियन का ट्रांचे दिया था इनको 73 के बाद। 78 तक आते हैं तो उसने और रिफॉर्म्स दिखाए कि देखो सर मैं ये कर रहा हूँ, और पैसा दिया और इन्वेस्टमेंट डाला, फिर यूरोप को कन्विंस करवाया। तो विल कम टू नो कि देखो यार इवोल्यूशनरी जितनी चीज़ें इवोल्यूशनरी है ना सर, आप पूरे मॉडल्स देखिएगा सर, इवोल्यूशनरी कम्युनिज्म भी इवोल्यूशनरी रहा। हमारे यहाँ ये हुआ कि कम्युनिज्म इवोल्यूशनरी रहा नहीं, कम्युनिज्म अभी वो मायोपिक व्यू, प्रोलेटारिएट और क्या कह सकते हैं कि वर्सेस दी हैव एंड हैव नॉट की कंटेक्ट में चलता रहा। सर्वहार 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 सर, ठीक है। तो नहीं, उसको कंट्रोल करो सर। वहाँ क्या वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हुई कि नहीं हुई? फैक्ट्रीज में काम करने वालों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? आज की तारीख में चाइना का पर कैपिटा इनकम, है ना, इतनी बड़ी 1.4 बिलियन आबादी के बावजूद भी क्यों बढ़ा है? तो स्टेट ने इवॉल्व किया ना सर। स्टेट ने कहा कि चलो प्राइवेट ओनरशिप को हम मौका देते हैं। हम भी, स्टेट का भी पैसा था 2 नंबर का, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़े बिलियनर्स हैं। इधर-उधर जो भी किया, पर दे वर एबल टू कम आउट ऑफ दैट, है ना, पॉवर्टी है। इंडिया वाज़ डूइंग वे बेटर देन चाइना इन 70s, यू नो दैट। इंडिया से अच्छा पाकिस्तान कर रहा था, वो भी आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा में। 60s एंड 70s अ वेरी इंटरेस्टिंग टेन्योर। इंडिया वाज़ डूइंग वे बेटर देन चाइना, बट पाकिस्तान वाज़ डूइंग वे 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 बेटर देन इंडिया इकोनॉमिकली। छोटी पॉपुलेशन, नया-नया मुल्क बना है, उतनी ज़्यादा राडा-राडी थी नहीं सर, ओके। रेडिकलिज़्म भी नहीं था उतना कि बाकी सब में ना, तो दे वर डूइंग गुड। यूएसए से फंडिंग आ रहा था, ये वो इधर-उधर की बात, बैकिंग था वेस्ट का। अच्छा कर रहे थे सर, ओके। फिर बांग्लादेश हुआ, अब बांग्लादेश भी उनसे आगे चला गया। उनकी कट्टी इसमें नहीं है, पता है बाकियों की, कि इंडिया हमसे आगे, वो तो उनको पता है। उनकी कट्टी ये है कि बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया सर, ठीक है। भला तो अफगानिस्तान भी 5-10-15 साल में अगर स्टेबल हो गया तो वो भी आगे चला जाएगा, ये नहीं जाएंगे सर, ठीक है। तो चलाना बहुत टफ बात है ना सर। चलिए लेट मी कम बैक। तो कहने की बात ये है कि एक तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज इन द स्टोरी लाइन। और वापस आते हैं, एक का सिस्टम हमने देख लिया, एक के अंतर्गत समझने की कोशिश की क्या डेवलपमेंट हुआ और कैसे चीजें चलती है। अब थोड़ी बहुत जुडिशियल सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आपको सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज इन द नेचर ऑफ जुडिशियल सिस्टम और उसकी क्या खासियत है सर। अब गहन करेंसी ग्रो होगा तो गांजा बेचोगे पूरी दुनिया भर के अंदर का, तो ग्रो ही होगा ना, डिमांड तो कितनी है सर। वहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लगाई हुई है सर। गांजे की डिमांड और गांजे का ट्रेडिंग डॉलर में होता है, तो उसका ऑब्वियस है कि अफगानी करेंसी ग्रो करेगी। लोग कहते हैं तालिबान रिफॉर्म करती है, किस बात का रिफॉर्म है। दुनिया भर का अफीम प्रोड्यूस कर करके ब्लैक मार्केट में डॉलर के साथ आप कंपीट करोगे, ऑब्वियस है डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है, तो आपकी करेंसी तो स्ट्रांग होगी ना। और वहाँ कहाँ वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 लगाया है तालिबान ने। कुछ भी लोग चलिए सर, तो वी विल फाइंड कि अ, वापिस आता है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ जुडिशरी इन द दिल्ली सल्तनत। ओके, तो देखिए नेचर ऑफ जुडिशरी इन द दिल्ली सल्तनत, उसके लिए बेसिकली 2 प्रकार की बातें लिखी गई है। पहली की गई है कि द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट गवर्नड एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, समझे, क्योंकि वो काजी उल कुज़त करके एक अथॉरिटी थी सर, ना, दैट वाज द चीफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सदर उस सदर के साथ भी वो डिपेंड करता था। काजी उल कुज़त वाज द चीफ जस्टिस एंड वही बंदा था जो मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इंटरप्रिटेशन करता था, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वर अदर डिपार्टमेंट्स, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो भी क्या कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनकी अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरप्रिटेशन बहुत नेगेटिव निकल के आई सर, समझे। तो बड़ी इल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ काजी या दीवान काज़ा के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि राजा ने अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए थे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। जैसे एक डिपार्टमेंट था दीवान मजलिम सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि इसके थ्रू ये लोग न्याय व्यवस्था करते थे। फिर एमबीटी कोर्ट में आया ना, जो पावर के ऊपर सर, ओके। तो एमबीटी ने एक और डिपार्टमेंट बनाया, दीवान सियासत, है ना। एक है रियासत और एक है सियासत, मतलब पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर सर। इसके लिए अलग-अलग प्रकार के इसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी में अल्टीमेट डिसीजंस कौन लेता था एंड किस तरह से चीजें चलती थी सर, समझे। तो 2 चीजें हमें पता चलेगी कि दीवाने सियासत और दीवाने मजलिम, दे वर द 2 काइंड ऑफ वी कैन से हेड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको मिलेंगे। एंड इसमें सुल्तान सबसे सुप्रीम था सर, किंग सुल्तान के सुप्रीम था, क्योंकि दी जुडिशियल सिस्टम वाज सेंट्रलाइज्ड
एंड इट यूज्ड टू वर्क बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट सुल्तान हैड अंडरस्टूड। जैसे इब्न बतूता खुद काजी के रूप में था, है ना, पर इब्न बतूता कहता है कि अपन काजी थे पर अपने राजी नहीं होते थे, है ना, सुल्तान जब तक राजी ना हो तब तक न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी सर, है ना। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि सुल्तान वाज द चीफ जस्टिस, काइंड ऑफ अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस। अंडर द सुल्तान द काजीज वर अपॉइंटेड, देयर वर गुड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अदर देन काजी। मतलब आप देखोगे तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता था जो मेनली वी विल सी कि रिलीजियस इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे सर, अंडरस्टूड सर, ओके। तो उलेमा लोग जो है ना, जो आलिम लोग हैं, जो लॉ गिवर और लॉ इंटरप्रेटर के रूप में कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। तो कोई सदर के रूप में था, कोई शेख के रूप में, कोई काजी, मुफ्ती, मुहतसिब, इमाम, खतीब, आपको इमाम को मौलवी, है ना, कहीं मॉस्क के अंदर अपॉइंट कर दिया गया। काजी दो प्रकार के थे, एक सेंट्रल लेवल के थे और एक नीचे के लेवल, मतलब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुआ करते थे। सदर और सदर विल कम टू नो कि सबसे मेन हुआ करता था। इन सब के ऊपर हमें पता चलता है सुल्तान था। तो सुल्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि सुल्तान ही सब कुछ डिसाइड करता था, मतलब एवरीवेयर वी विल फाइंड कि द सुल्तान वाज गिवन द अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन, और कहा जाता था कि ये खुद पर्सनली कंप्लेंट को सुनता भी था सर, समझे। सो दिस इज शोस कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सुल्तान वाज देयर इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वाज नो हायरार्की एज सच, बट सुल्तान की कोर्ट ओपन हुआ करती थी। ये ओपन कोर्ट के अंतर्गत सुल्तान हफ्ते के 2 दिन, मंडे और थर्सडे, बेसिकली न्याय व्यवस्था के अंदर सुनता था कंप्लेंट। जिस दिन सुल्तान नहीं होगा उस दिन कोई और सुनेगा सर, है ना। तो नॉर्मली विल सी कि हजीब करके एक अधिकारी हुआ करते थे या काजी दूसरे हुआ करते थे, वो बेसिकली हमें पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे सर, है ना, ओके। तो एवरी प्रोविंशियल गवर्नर्स है ना, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स हमें मिलते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी सर। प्रोविंशियल गवर्नर्स क्यों थे? क्योंकि इनको भी यही कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इमाम एंड खतीब रिलीजियस अथॉरिटीज, ओके। मुफ्ती है, मुहतसिब है सर, है। सो इमाम वाज सीन एज अ पर्सन हु यूज्ड टू हेड अ मॉस्क नॉर्मली सर, इमाम साहब के रूप में सर, आलिम हुआ करते। खतीब वर आल्सो काइंड ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी होंगी सर, है ना। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों रिलीजियस अथॉरिटीज देखने को मिलेगी जो रिलीजियस के साथ-साथ जुडिशियल काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूल तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड वी विल फाइंड कि जब थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था तो इन दोनों की मिक्सचर्स भी हमको मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या कि हमें पता चल रहा है कि अलग-अलग अथॉरिटीज थी। जैसे एक था सियासत, है ना। अब ये जो सियासत जो था उसमें राजा खुद बैठता था, है ना, दीवान सियासत। एक मैंने बताया दीवान मस्जिद था। दीवान मस्जिद वाज अ नॉर्मल जुडिशियल डिपार्टमेंट सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसकी जुडिशरी की खासियत क्या थी कि इन द मुस्लिम कोर्ट वी विल फाइंड कि द कंप्लेंट्स वाज हर्ड अगेंस्ट द ऑफिशियल्स एज़ वेल, है ना, कि जितने भी अलग-अलग प्रकार की कंप्लेंट आई है और वी विल फाइंड कि अधिकारी की कंप्लेंट आई है, कोई करप्शन की कंप्लेंट है तो वो भी सुनने की कोशिश करेंगे सर, ओके। तो इस तरह से बड़ा हैपेजार्ड था सर, हैपेजार्ड समझ में आ रहा है सर, ठीक है। कभी राजा बैठता है, राजा नहीं बैठ रहा है तो कोई और बैठ रहा है ना, समझे नहीं समझे। वी विल सी कि सियासत की कोर्ट अलग है और मस्जिद की कोर्ट अलग है सर, है ना, समझे। ये दर्शा रहा है कि वी विल कम टू नो कि इसमें भी कॉमन मैन को समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे जाना है सर, ठीक है। इन सब के ऊपर काजी आता था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। काजी के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वी विल फाइंड कि उसकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरह से थी और इनको भर-भर के पैसा, अब इनकी अपॉइंटमेंट बेसिकली इस्लामिक नॉलेज के हिसाब से की जाती थी। नॉर्मली हमें पता चला है कि कोई एग्जाम तो थी नहीं सर, ठीक है ना, समझे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसको कहा जाता है कि इट वाज वेरी मच इल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट, है ना। ये डिपार्टमेंट के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो सेटअप था, हायरार्की था, वैसा आपको नहीं मिलेगा जो बाकी सारे एरियाज में आपको मिल जाएंगे सर, ओके। और इसमें थियोलॉजिकल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है। थियोलॉजी मतलब वैसे लोग जो रिलीजियस लोग हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसमें अलग-अलग प्रकार के थियोलॉजिशियंस को अपॉइंट किया गया सर, फ्रॉम द लोकल लेवल टू द हायर लेवल, है ना। इसमें सदर वाज द मेन, सदर और काजी उल कुज़ात नॉर्मली एक ही व्यक्ति होता था सर, समझे। काजी उल कुज़ात इज द चीफ जस्टिस एंड सदर इज द चीफ ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस बिकॉज़ द स्टेट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडियल्स एंड द थियोक्रेटिक आइडियल्स, ओके। दैट इज वन ऑफ द रीजन सदर और काजी उल कुज़ात नॉर्मली एक ही व्यक्ति था पर दो डिपार्टमेंट हैंडल करते थे सर, समझे। तो इस तरह से हमें कहानी देखने को मिलती है। ये सुल्तान के बाजू में बैठते थे, ऊपर वाले बाकी सारे नीचे के लेवल के ऊपर थे। इनमें से कुछ-कुछ लोगों को वी विल कम टू नो कि सोसाइटी के अंदर एजुकेशन और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन और जुडिशरी के रूप में अपॉइंट किया गया सर, ठीक है, समझे। अब इसमें जैसे उलेमास थे, है ना, उलेमास वर एक्चुअली काइंड ऑफ अ रिलीजियस इंटरप्रेटर जो लीगल पॉइंट ऑफ से भी लोकल लेवल में मैटर सॉल्व कराने की काम करेंगे सर, ठीक है। ये उलेमास दो प्रकार से थे सर, ठीक है, समझे। एक सामान्य उलेमा थे, सामान्य उलेमा जिसे बेसिकली उलेमा वखरात के रूप में पहचानते हैं। दे वर द पीपल्स, दे वर वेरी पायस, है ना, वो संसारी चीजों से अलग थे, लोग उनसे सलाह लेने आते थे, मॉरलिटी और उन सब की टीचिंग देते थे, ठीक है, समझे। ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा रोल प्ले नहीं करते थे, ठीक है, जुडिशरी और बाकी सारे। दूसरे थे उलेमाए दुनिया, उलेमाए दुनिया मतलब जो दुनिया में रहते हैं सर, समझे नहीं समझे। तो एक आलिम वो है जो वी विल कम टू नो कि अखरात के रूप में काम कर रहे हैं सर, और दूसरे आलिम वो है जिसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में रहते हैं। दुनिया में रहने का मतलब क्या होता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये लोग राजा के साथ बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इनको ही वी विल सी कि अपॉइंट किया जाता था इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, है ना। तो हम कहते हैं ना कि सदर किसको बनाएंगे, आलिम लोगों को सदर की पोजीशन मिलेगी। काजी किसको बनाएगा, वो भी आलिम ही होगा सर, है ना, समझे। या शेखुल इस्लाम या वी विल सी कि मुफ्ती की पोजीशन किसको मिलती है, आलिम लोगों को मिलेगी सर, ठीक है, समझे। तो दिस काजीज वर एक्चुअली वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही लोगों को अलग-अलग पोजीशंस पे डाल दिया गया था क्योंकि ये वो लोग थे जो स्कॉलर्स थे। इनको ही जुडिशरी में, इनको ही रिलीजन में, इनको ही अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंट किया जाता था सर, है ना, समझे। और वी विल फाइंड कि इनको ही कहा जाता था कि तुम शरिया-वरिया से लेके जो भी इंटरप्रिटेशन है तुमको देना है, लोकल लेवल से लेके हाई लेवल तक सर, है ना, समझे। तो होता क्या था कि एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन, समझे। एक काजी ये कहेगा, दूसरा काजी वो कहेगा, तीसरा काजी कुछ और कहेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इस प्रकार की चीजें आपको बहुत सारी देखने को मिलती रहती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनमें से कुछ-कुछ लोगों को मैंने बताया कि टीचर्स के रूप में अपॉइंट कर दिया गया मदरसाओं के अंदर, मकतब के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। कुछ-कुछ को वी विल सी कि मॉस्क की मीटिंग को हाइलाइट करते हैं, जैसे इमाम आपको मिलेंगे सर, ठीक है। इमाम भी बेसिकली आलिम लोग ही थे, है ना, इमाम वर द चीफ ऑफ द मॉस्क, उलेमा वर द चीफ ऑफ द मदरसास, है ना, समझे नहीं समझे। सम ऑफ देम वर अपॉइंटेड इन द काजी। तो एक व्यक्ति जो रिलीजियस नॉलेज जानता है, थियोलॉजिकल नॉलेज जानता है, उसको डाइवर्सिफाइड रोल में डाला। समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना, कि तीन लोग होंगे, ये तीनों ने थियोलॉजिकल नॉलेज लिया हुआ है और दे वर गिवन इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, है ना, किसी को काजी के रूप में अपॉइंट किया, मतलब दैट इज जुडिशरी पोजीशन। किसी को मॉस्क के चीफ के रूप में अपॉइंट कर दिया, इमाम के रूप में कहा गया कि तुम्हें फ्राइडे के सर्मन को लीड करना है। किसी को मदरसा के अंदर अपॉइंट कर दिया सर, ठीक है ना, समझे। यही लोगों को लेजिटिमेसी मिलती थी सुल्तान के द्वारा, यही सुल्तान को लेजिटिमाइज करते थे। इनमें से विल सी कि जुडिशरी के अंदर बिठाया सर, है ना, समझे। तो एक व्यक्ति है जो रिलीजियस स्कॉलर है और उसी को ही अलग-अलग पोजीशन बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, बेस्ड ऑन हिज रिलेशंस विद द किंग। अब जैसे इब्न बतूता था, इब्न बतूता को काजी कुज़ात बना दिया। बोले क्यों? बोले मोरक्को से आया है, इसको ज्यादा ज्ञान है। हो सकता है कि इब्न बतूता से ज्यादा इस्लामिक नॉलेज यहाँ के कोई लोकल स्कॉलर को होगा, बट देन ही वाज एबल टू कन्विंस द किंग, या कि ही वाज एबल टू इम्प्रेस द किंग एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इस कार्यकाल की आपको कहानी देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे। तो थियोलॉजिकल क्लासेस फील्ड ऑल द पोजीशंस। इनमें से कुछ लोगों को वी विल कम टू नो कि हमेशा जुडिशरी के अंदर डाला गया सर, है ना, समझे। अब इसके कारण ही वो थियोक्रेटिक स्टेट की इंटरप्रिटेशन भी आई और इसके कारण ही ये भी कहा गया कि भाई देखो यही लोग बेसिकली अपने हिसाब से इंटरफियर या इंटरप्रेट करके चीजों को चलाते थे। तो बड़ा इल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम थी सर, है ना, समझे। इसके लिए एक ही लाइन में हमने लिखा है कि भाई दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट क्योंकि इट वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द काजीज, द अपॉइंटमेंट ऑफ काजीज विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ द किंग, समझे। अब अगर वो राजा के साथ नजदीक में होंगे तो उस तरह से इंटरप्रेट करेंगे सर, है ना, समझे। सियासत में राजा खुद बैठता था, उसमें राजा वी विल सी कि काजी उसके बाजू में बैठा करता था और काजी वी विल सी कि राजा को लीगल एडवाइस देता था, पर अल्टीमेटली राजा अपनी सुनता था। तो राजा अपनी सुनता था तो देन वी विल कम टू नो कि भाई वी विल कम टू नो कि शरिया सियासत की कॉन्फ्लिक्ट में फिर सियासत का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, समझे। समझ में आया कि नहीं आपको? कभी-कभी ये होगा कि काजी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया, जैसे फिरोज शाह तुगलक के केस में देख लो
फिरोज शाह तुगलक के केस में ये होगा कि काजी जो कहेगा वही उसको ये करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि काजियों के द्वारा ही इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। आलिम लोग ही था ना सर, ये उलेमाए दुनिया ही था जिसने उसको नोबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया कि देखो हम तुमको रिकॉग्नाइज करवाते हैं। तो इट बिकम बट ऑब्वियस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिरोज शाह तुगलक विल बी लाइक नो फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन बाय देम। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था में एक थियोलॉजिकल क्लास की इंप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आपको? करेंगे अपन, ओके। तो हम दो चीज देखेंगे, जुडिशरी का एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, आपको समझ में आएगा सर, ठीक है। एक तो रोल ऑफ सुल्तान आपको पता होना चाहिए, करेंगे अपन, ओके। दूसरी कहानी आपको ये पता होनी चाहिए द नेचर ऑफ कोर्ट्स, है ना। दो प्रकार के कोर्ट्स आपको मिलेंगे, सेंट्रल लेवल के ऊपर एंड विल कम टू नो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। सेंट्रल लेवल के ऊपर मैंने बताया कि दीवान सियासत, करेंगे अपन, ओके। एंड वी विल सी कि दीवान मजलिम सर, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर दो प्रकार की अदालतें आपको मिलती है, मजलिम की अदालत एंड सियासत की अदालत सर, ओके। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर देयर इज अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जो काजीज के द्वारा चलती है, करेंगे। तीसरे थे द रोल ऑफ ऑफिशियल्स, है ना। रोल ऑफ ऑफिशियल्स के अंदर वी विल सी कि उलेमा दे वर द रिलीजियस स्कॉलर्स, ओके ना, समझे। दे वर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पोजीशंस। इनकी पोजीशंस कैसे डिटरमाइन की जाती थी? बेस्ड ऑन दी नॉलेज दे हैड एंड द सब्जेक्टिविटी सर। किसी को काजी के रूप में अपॉइंट किया, किसी को काजी उल कज़ात के रूप में, काजी उल कज़ात इज द काजियों का काजी, है ना, चीफ जस्टिस, है ना। किसी को सदर के रूप में अपॉइंट कर दिया सर, ना, सदर सदर द चीफ ऑफ द रिलीजियस एंडोमेंट्स, किसको ग्रांट देनी है, किसको नहीं देनी, किसको वक्फ की जमीन देनी, इनाम की देनी है, किसको ले लेनी है, सब कुछ सदर सदर बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इनफैक्ट जितने भी रिलीजियस गैदरिंग्स होते थे ना, उसको एड्रेस भी ये करता था, ठीक है। किसी को मुफ्ती के रूप में अपॉइंट किया, विल सी की मदरसा के चीफ के रूप में, किसी को इमाम के रूप में, मस्जिद के चीफ के रूप में, है ना। नॉर्मली मदरसास वर अटैच्ड टू मस्जिद ओनली, है ना। मदरसास होती है, हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो मदरसास वर ऑलवेज अटैच्ड टू मस्जिद, ओके ना, मॉस्क के साथ। बट इनके अंदर आपको ड्यूअल अथॉरिटीज की कॉन्टेक्स्ट आपको इस तरह से मिल जाएगी सर, ठीक है ना। एंड फाइनली वी विल सी कि द सोर्स ऑफ लॉ, तो सोर्स ऑफ लॉ वी विल कम टू नो कि दो प्रकार से आपको मिलते हैं सर, करेंगे अपन, ओके। एक तो था ज़वाबित, जो राजा खुद अपने इशू करवाता था उसकी प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ से, और दूसरा था शरीयत, है ना। द प्रॉब्लम विद शरीयत वाज दैट कि द इंटरप्रिटेशन वाज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द काजी, है ना। इंटरप्रिटेशन तो बेसिकली काजी के साथ ही था ना सर, करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि वो अपने हिसाब से करवाते रहते थे सर। अब मस्लिम की कोर्ट के अंदर भी हमें पता चलता है कि जो लोकल ऑफिशियल्स है या प्रोविंशियल ऑफिशियल्स है वो भी काम करते थे। एंड उसके बाद नेचर ऑफ पनिशमेंट सर, ना, पांचवा लिखना है तो हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ पनिशमेंट सर, है ना, समझे। पनिशमेंट का नेचर क्या था सर, ना, तो एक्सट्रीम पनिशमेंट भी मिल जाती है सर, है ना, समझे। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रिफॉर्मेटिव भी लाने की कोशिश की गई सर, ओके। जैसे आपको याद हो एफएसटी के कार्यकाल तक आते-आते एमबीटी से एफएसटी तक आते हैं, तो उसने चीज़ों को बदला सर, ओके। बोले एक्सट्रीम नहीं करना है सर, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने कहा माइल्ड माइल्ड रखो सर, ठीक, हाथ पैर मत काटो सर, है ना, समझे, है ना। एग्जीक्यूट करेंगे पर ऐसा हाथी के नीचे कुचल के नहीं करेंगे सर, बोले थोड़ा सिस्टमैटिक वे के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे सर। एग्जीक्यूट देखो मारना है तो भी ठीक है, पर आंखें नोच-वोच के मारोगे तो अच्छा नहीं लगता ना सर, ठीक है। तो इस तरह से हमको चीज़ें सीखने को मिलती रहती है सर, करेंगे, ओके। तो वी विल फाइंड इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिविटी, इट इज ऑलवेज बेसिकली प्रॉब्लमैटिक सर, है ना, समझे। इनफैक्ट इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द जुडिशियरी सिस्टम वाज वेरी मच डिफरेंट। इनफैक्ट इट हैड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स एज़ वेल, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम के पॉइंट ऑफ से भी अलग थी सर, है ना। फॉर द नॉन मुस्लिम्स इट वाज द पर्सनल लॉस दैट वर एक्चुअली वर्किंग सर, है ना, क्योंकि बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉन मुस्लिम, तो देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन वाज नॉट डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू इस्लामिक लॉ, है ना, वो आते ही नहीं थे तो कैसे सब्जेक्ट करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें शरिया में थी, तो इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी थी। इतनी सब्जेक्टिविटी थी, इसी के चक्कर में वी विल कम टू नो कि कहा गया कि मेरा वतन ही शासन है, घुमा-फिरा के बातें सुल्तान की कोर्ट में जाएगी, मुस्लिम की अदालत में जाएगी या सियासत में जाएगी और अल्टीमेटली सुल्तान ही डिसाइड करेगा कि क्या सही क्या गलत है सर, समझे। अब सुल्तान थोड़ा रेडिकल निकल गया है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुल्तान सर्विस करेगा सबकी, कंप्लेंट आई सर्विस करवा देगा सर, है ना। जैसे फिरोज शाह तुगलक की कोर्ट में, फिरोज शाह सिकंदर की कोर्ट में हुआ था कि किसी ने कंप्लेंट की कि एक ब्राह्मण ने कंप्लेंट किया बिहार में, या बिहार में बोल दिया उसने कि ऑल रिलीजन लीड टू वन गॉड सर, ओके। तो बौखला गया सिकंदर, बोला ऐसा किसने कहा, बोले पकड़ो उसकी खाल उखाड़ दो। तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाती है सर। खैर, तो इसके लिए आपको ये यूपीएससी ने यही पूछा आपको सर, है ना। सवाल क्या पूछा था कि कमेंट ऑन दी डिस्कस इन ब्रीफ, है ना, 15 मार्क का था। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बेकार था, देख लीजिए। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा इवोल्यूशन, देखो आज की तारीख में जुडिशरी इतनी स्ट्रांग हुई है सर। थियोक्रेटिक स्टेट्स में, मोनार्की स्टेट में, जहां अभी स्टेट का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहां जुडिशरी कैसे बनेगी? स्टेट के 3 ऑर्गन है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, राइट। तो अभी स्टेट खुद ही इवॉल्विंग है तो उसके ऑर्गन कैसे बनेंगे? एग्जीक्यूटिव अभी भी एब्सोल्यूट है, तो एग्जीक्यूटिव अगर एब्सोल्यूट होता है तो जुडिशरी भी उसके अंदर में ही होगी ना, समझे कि नहीं समझे? आप कॉन्टेक्स्ट समझिए सर, ओके। ना कल जुडिशरी का एक स्टेटमेंट था ना सर, जुडिशरी ने क्या कहा अभी बीच में? एक स्टेटमेंट दिया कि जुडिशरी शुड मेक श्योर दैट इट शुड ऑलवेज बी द अपोजिट साइड। कुछ स्टेटमेंट था एक जस्टिस साहब ने दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है सर, ठीक है। सोचिएगा व्हाट वाज द नेचर ऑफ व्हाट वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, पर जुडिशरी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपोजिशन में होनी चाहिए। कुछ इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, ना समझे। तो वी विल फाइंड कि ये तो आज की तारीख में है कि स्टेट वी विल सी दैट इसके कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैरिज वाले जजमेंट में नहीं, मैरिज वाले जजमेंट में है किसमें, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जस्टिस मुरलीधर या मुरलीधर ऐसा कुछ नाम है जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, और वो साहब ने कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट कुछ एक लाइन बोली गई थी सर, ठीक है। हाँ, कल ही आया था सर, ओके। तो मोस्ट ऑफ उसके कॉन्टेक्स्ट में, बट उसके अंदर की बात थी सर। मैरिज में तो खैर, तो मैरिज में उन्होंने एक चीज अच्छी कही कि भाई इट इज द स्टेट वी शुड डिसाइड इट आउट सर, ओके। एंड राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट सर, ठीक है। यूपीएससी आर्टिकल 21 में कहता है कि मैरिज का राइट कौन सा राइट है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ डिग्निटी का पार्ट आता है। समझ में आया कि नहीं, है ना। यूपीएससी ने आर्टिकल 21 एग्जाम पूछा था 2020 के प्रीलिम्स में, 21 के प्रीलिम्स, राइट टू मैरिज इज व्हिच राइट, अंडर व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू लाइफ डिग्निटी, समझे, ठीक है, ओके। एंड देन वी विल कम टू नो कि वो बोला कि फंडामेंटल नहीं है सर, 19 से 20 में कब आया था सर, शादी करने का अधिकार सर। चलिए, जुडिशरी समझ में आ गया, यू अंडरस्टूड व्हाट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सर। सो वी विल फाइंड कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में यही है कि एक तो दीवान काजी आपको मिल जाता है इल ऑर्गेनाइज, इसके लिए लिखा गया है इल ऑर्गेनाइज, है ना। ये वीडी महाजन साहब कहां गए सर, ठीक है। वीडी महाजन साहब ने बुक में अपना लिखा है सर जुडिशियल, तो दिस वाज द मोस्ट इल ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट। पहली बार मैं पढ़ रहा था 2-3 साल 3-4 साल पहले, मतलब तो मैंने बोला ये है क्या सर, ठीक है। ये ऐसा कंफ्यूज है सर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सुल्तान ही सब कुछ डिसाइड करता है। अब जैसे एक ऑफिशियल था अमीर दाद, अमीर इज द लीडर सर, अमीर दाद वो मस्जिद की अदालत, मतलब वो अगर किसी करप्शन का केस है तो उसके ऊपर ये काम करता था सर, ठीक है। यहाँ ये गवर्नर्स कमांडर्स जितने भी लोग थे इन सब के ऊपर कंप्लेन आती थी, है ना। अब जैसे बकबक याद है कि नहीं आपको? बकबक है ना, मलिक बकबक को मारा था बलबन ने, याद है, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये बकबक को मारा या अमीर दाद की कोर्ट में, मतलब मुस्लिम की अदालत में गया था सर, ओके। कि नोबिलिटी की कंप्लेन कहां पे आएगी? वो सियासत की अदालत में जाएगी, समझे। तो वो सब ये मुस्लिम अदालत में चली जाएगी सर, ठीक है। फिर वी विल सी कि जुडिशियल में राजा ने बदला, उसको कहा कि नहीं मैं बलबन जैसी पॉलिसीज नहीं यूज करूंगा, जैसे फिरोज शाह तुगलक था अपना। तो व्हाट फेस्टिडेट सर, है ना, उसने ये ध्यान रखा कि आई विल गिव माइल्ड पनिशमेंट, ओके। व्हाई माइल्ड पनिशमेंट? बिकॉज़ ही वांटेड टू सेट अप डिफरेंट एग्जांपल्स। तो इस तरह की चीजें मिलती रहती है। इनफैक्ट जुडिशरी हमेशा रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी निकालती थी सर, ओके। तो आप समझिए कि जितने भी टैक्सेस जो थे वो भी थियोलॉजिकल क्लास इंटरप्रेट करके गए। तो ज़कात को कंपल्सरी बनाना, जज़िया को कंपल्सरी बनाना सर, ठीक है ना, समझे। वो भी मैटर अल्टीमेटली जुडिशरी के पास ही जाता था कि देना है कि नहीं देना है टैक्सेस, है ना, कितना देना है, किसको देना है सर, ओके। तो दैट वाज आल्सो डिसाइडेड बाय द जुडिशरी सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि ऑल ऑफ दिस डायरेक्टली कोरिलेट्स, ओके ना, समझे। कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो थोड़ी खड्डे में थी क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी थी अलग तरह से। देयर वाज नो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अगर नेचर में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ठीक है, समझे। कि इट वाज सब्जेक्टिव इन नेचर
गेटिंग पॉइंट। ओके, सब्जेक्टिव का मतलब क्यों था, क्योंकि जगह टू जगह वेरी करता था सर। ओके, कॉमन मैन को वी विल कम टू नो कि न्याय मिलता था सर, है ना, वो सीधा सीधा हमको मिल नहीं रहा है। गेटिंग पॉइंट। ओके, इट वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सुल्तान, है ना। अब जैसे बलबन ने ये करने की कोशिश की थी कि सर्विस करवा दिया सर, एमबीटी ने भी ये करने की कोशिश की कि सर्विस करवा दिया सर, ठीक है, बट एवरीवेयर इट इज नॉट पॉसिबल सर। ओके, सेकंडली रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल क्लास डोमिनेटेड, थियोलॉजिकल क्लास बेसिकली ये रिलीजियस कोड के रूप में डोमिनेट कर रहा था सर। गेटिंग पॉइंट। इसके कारण एक्सक्लूसिविटी आपको देखने को मिलती है, समझिए, एंड साइमल्टेनियसली इसमें कोई प्रकार की आपको हायरार्की नहीं मिल रही है कि कैसे जाना है, कि भाई नीचे से ऊपर जाना है ना, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जैसे आज की तारीख में वैसे आपको कोई हायरार्की नहीं मिल रही है, ठीक है। इनफैक्ट सोर्स ऑफ लॉ भी डिफाइंड नहीं था, सोर्स ऑफ लॉ भी इंटरप्रिटेशन के ऊपर था, है ना। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जुडिशियल सिस्टम में बड़ी वादे चल रहे थे। लास्ट हम लोग ये लिखेंगे बिकॉज स्टेट अभी भी इवोल्यूशनरी था, और स्टेट जब खुद इवोल्यूशनरी होता है तो जुडिशियरी का तो फिर नाम निशान कैसे होगा, है ना, समझिए। आप देखिए कि स्टेट जब अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है तब ऑर्गन के रूप में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी सब निकल के आएंगे सर। ओके, लिखना तो ये भी लिख सकते हो कि देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, समझिए। तो इस तरह से ये आपकी मेन 6 पॉइंट की वो आ गई, क्या कह सकते हैं, एनालिसिस आ गया। तो आपने नेचर ऑफ जुडिशियरी भी लिख दिया, आपने रोल ऑफ सुल्तान भी लिख दिया, कोर्ट्स के बारे में भी बता दिया, ऑफिशियल्स के बारे में बता दिया, सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बता दिया, और नेचर ऑफ पनिशमेंट, और फाइनल टिप्पणी कर दी। 7.5 मार्क है, 15 मार्क का भी आएगा तो भी लिख पाओगे, 15 मार्क से ज़्यादा पूछता नहीं, 20 मार्क हो गया, चलो ठीक है। अगर एक अच्छा वाला ऐसा आ गया पुराने पेपर स्टाइल में चला गया 20 मार्क में, समझ, है ना। तो कितना लोड नहीं लेने का बाबा, जीवन के अंदर कभी भी लोड नहीं लेने का, इतना रखो। ऑफिशियल्स के नाम याद रखो, काजी गजात, सदर, इमाम मुफ्ती, शेखुल इस्लाम सर, है ना, शेख, इनको जुडिशियल टीचर्स को शेख भी कहते थे सर, शेख साहब, शेख इज द लीडर सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी सबको मिलती रहेगी। खैर, तो ये कहानी आपको मिल जाएगी सर। लास्ट इसके अंदर का एक सवाल जो पूछा था उसमें ससुर ने 2 सवाल इकट्ठा कर दिया, डिस्कशन विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताओ, आप ही बता दो सर, तो पढ़ लिया हमने सुल्तान सुल्तान। हाँ, वी हैड डिस्कशन सर। ओके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाउ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर्क्स। ओके, ये 5 मिनट में हो जाएगा सर, बताओ कहाँ चले गए सब, 10 बज गया नहीं सर। ओके, हाँ, 10 बजने के बाद संख्या एकदम डाउन चला जाता है ग्राफ सर। ओके, मेरे को स्टैटिस्टिक देखने पड़ेंगे, क्योंकि 10 के पहले कितने थे, 10 के बाद कितने रहते हैं, आज तो ब्रेक भी नहीं दिया, आधे लोग तो वहाँ भी बौखला के चले जाएंगे सर, ठीक है। तो देखिए लैंड की पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकल के आई सर, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत एक तो बेसिकली 2 चीज़ें देखेंगे सर, है ना, लैंड की क्लासिफिकेशन, समझेंगे सर, दूसरा वी विल सी की मेथड ऑफ कलेक्शन, ओके, और इसमें रोल ऑफ सुल्तान, रोल ऑफ स्टेट जो है, ये 3 चीज़ें हमको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर पता होनी चाहिए कि किस किस तरह से निकल गई। लैंड क्लासिफिकेशन 3 तरह से थी, एक तो इक्ता थी जो इक्तेदारों के अंदर होती है, दूसरी थी खालिसा जो विल सी की सीधे सीधे स्टेट के अंदर में थी, तीसरी इनाम की जमीन थी, इसे कोई वक्फ की जमीन के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना। मदद इमाइश इस राजा ने किसी को लैंड ट्रांसफर कर दिया सर, ठीक है। लैंड को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया, मेनली हमें पता चलता है कि इक्ता सिस्टम में रेवेन्यू सिस्टम इक्तेदार डिसाइड करता था, खालिसा सिस्टम में स्टेट डिसाइड करता था सर। मेथड ऑफ कलेक्शन के अंतर्गत वी विल सी की यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है आपको सर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट ही पहले क्लियर नहीं था। ये मेजरमेंट करवाना किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी के, और उसके बाद सिकंदर लोधी के द्वारा सर, उसने विल सी की गज़े सिकंदरी की शुरुआत की। इसके अंदर कैश में और काइंड में दोनों तरह से विल सी की पैसा कलेक्ट किया जाता था सर। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए स्टेट के द्वारा प्रयत्न किया गया, जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय, ठीक है, जिसके कारण रेवेन्यू बढ़े सर, ठीक है। वी विल फाइंड कि अंडर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वी विल आल्सो फाइंड कि द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ओके ना, समझे। तो जैसे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पहले एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, फिर आपके घरों के ऊपर घराई के रूप में किया गया, और फिर प्लांट्स के ऊपर यानी कि चराई के ऊपर भी किया गया सर। ऑफिशियल्स अलग अलग प्रकार के थे, पटवारी के अपॉइंटमेंट किया जाता था इन द लोकल एरिया, खूट चौधरी मुकदम वर आल्सो दी लैंडलॉर्ड्स, जिनकी विल कम टू नो कि पैसा जो है, या हम लोग कह सकते हैं कि उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के रूप में लिया गया सर, ठीक है। ये लोकल लेवल के ऊपर से, लोकल से हम लोग जब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जाएंगे तो दी एमिल्स विल बी सीन, और एमिल्स के ऊपर आपको शिकदार और इक्तेदार देखने को मिलेंगे सर, ठीक है, जिनकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ये है कि स्टेट को पैसा कमा के दे सर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर पूछा है, इसमें फाइनली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैटर आएगा, क्योंकि वजीर वाज द मेन अथॉरिटी जो ये पैसे को अप्रूव करता था, और इसके थ्रू उनको समझ में आ रहा था कि कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा सर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे कलेक्ट की जाती थी सर, ठीक है। कितनी रेवेन्यू की रेट हुआ करती थी, तो रेट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम 1/2 टू 1/4 टू 1/5 सर, है ना। 1/2 किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, 1/4 1/5 के बीच में एमबीटी और जीबीटी के कार्यकाल में सर, है ना, समझे। तो जीबीटी ने एमबीटी का ट्रांजिशन आया तो ज़ियाउद्दीन बारनी उसके ऊपर लिख देता है कि इसमें 50% बढ़ा दिया। अरे भाई 1/4 से 1/5 से 1/4 किया था सर 20% से 25% लेके गया, उसको 50% थोड़ी बढ़ाना कहते हैं सर। वो 50% था तो उसको बोलना था, उसमें तो तुम गड़ गए, वैसे तो अंदर की तुमको रहा नहीं जाता था खिलजी के अच्छे बारे में लिखने के लिए, और ये तुम्हारी जमीन लेके गया तो तुम्हारी पूरी बन गई सर। अलाउद्दीन ने 50% रेवेन्यू की थी, मतलब हालत तो देखिए क्या होगा सर। और इसमें 1/4 से 1/5 किया, मतलब 20 से 25% लेके गया रेवेन्यू का टैक्सेस, 5% तो बढ़ा सकता है ना सर, उसकी भी हालत खराब थी सर। तो उसको गाली दे रहा है सर, उसको अब्यूज कर रहा है सर, काफी ये है वो है फलाना है सर, ये कहानी मिलेगी। तो पटवारी आ गए, है ना, खूट चौधरी मुकदम आ गए, अमीर आ गए, शिकदार आ गए, इक्तेदार आ गए, उसके बाद वजीर आ गए सर, ठीक है ना। राजा का कंट्रोल कितना था, है ना, समझे। गेटिंग पॉइंट, ओके। रोल ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट का रोल नहीं, रोल ऑफ स्टेट सर, है ना, समझे। तो रोल ऑफ स्टेट के अंदर हमें क्या चीजें मिल रही है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दीवान मुस्त खर्च, है ना, समझे। तो ये जो खर्च जो था, ये दीवान मुस्त खर्च जो था, वो बेसिकली लैंड की रेवेन्यू के लिए था, वहां पे बेसिकली वजीर की इंपॉर्टेंस भी मिलती है, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों होता था सर, ठीक है ना। लैंड का मेजरमेंट करना और मेजर करने के बाद उसकी ऑडिटिंग करना, तो उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे सर। ये चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर करप्शन होने की शक्यता बड़ी कम हो गई थी। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, हम अल्टीमेटली लिखेंगे कि इट वाज नॉट सोफिस्टिकेटेड बट इट गिव द ड्यू रेवेन्यू टू द स्टेट व्हिच वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। हम ये नहीं कहेंगे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम बड़ी हाईली इवॉल्व थी सर, साइंटिफिक थी सर, और स्टेट को जितना चाहिए उतना फुलफिल होकर जा रहा था। उसका परिणाम ये है कि ये रेवेन्यू जितनी बड़ी, इसके कारण स्टेट ने कैश में सैलरी देना शुरू किया, गेटिंग पॉइंट, और स्टेट ने कुछ जगह के ऊपर लैंडलॉर्ड्स को भी बढ़ावा दिया, और उससे भी विल सी की स्टेट अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सर। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे सर, क्योंकि आपको ना क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, डिस्कस इन ब्रीफ है ना। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भाई ये ऐसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, बारनी ने ये लिखा है, जब दिन बारनी का मेन सोर्स हमारे लिए मेनली, क्योंकि वो 2-3 सुल्तानों के बारे में बता देते हैं, और दूसरा सिकंदर के समय पे गज़े सिकंदर की कहानी आपने बता दिया, कैश में और काइंड में दोनों में आता था सर। ओके, ऑफिशियल्स की कहानी बता दी, नेचर ऑफ लैंड बता दी, अब कितना लिखोगे, जुडिशियल में भी जाना कि नहीं जाना सर।
समझ में आया कि नहीं आपको? इवन सिंगुलर सवाल भी आया ना सर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो वो फिर एग्रीकल्चर के साथ आएगा। एक्चुअली ये 2 प्रकार के सवाल आपको पूछे हैं सर, कल इसको और कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमी में। वो था द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ गया? ये वाला सर, ठीक है? पीजेंट्री सर, देखो ये कंडीशन ऑफ पीजेंट्री सर, किसान बेचारा हाय मैया ही कहेगा सर, दुनिया भर का कहीं पे भी किसान देखो खुश नहीं है सर। आप पूरी दुनिया में जा लो सर, यूक्रेन से लेके सब लोग बेचारा वही, उसका काम ही बेचारे का खराब है सर, ठीक है? आज के दौर नहीं, आप तब के दौर देख लीजिए, कभी कोई भी पीरियड देख लीजिए, एवरीवेयर यू फाइंड पीजेंट्री सफरिंग। तो रेवेन्यू सिस्टम के कारण है ना सर, रेवेन्यू सिस्टम के कारण है ना, तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर वो हम लोग रेवेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो टुमारो विल कंटिन्यू दिस पार्ट सर, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहानी किस तरह से चलती है सर। खैर, तो चीज़ समझ में आ गई आपको सर? ओके, तो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर है, तो कल इसको खत्म करेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली कल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक पार्ट भी खत्म कर देंगे सर। कल्चरल पार्ट बाकी रहेगा, लेट अस ट्राई टू सी कि कल्चरल पार्ट को कैसे करते हैं। कल मोस्ट प्रोबब्ली आखिर का क्लास करते हैं, फिर ऐसा हो तो 21 को लेते हैं, कल डिसाइड कर देंगे सर। ओके, मैंने आपकी पहले मेरा ऑप्शन ऑफ हिस्ट्री कंप्लीटेड 37 क्लासेस होंगी, जीएस हिस्ट्री क्लास दोबारा करो। नहीं, जीएस हिस्ट्री क्लास क्यों करोगे? अब तो सीधा ऑप्शनल ही करो ना सर, ओके, है ना? तो यू डायरेक्टली जंप टू ऑप्शनल ओनली माय फ्रेंड, व्हाट इज द पॉइंट? डिस्कस द कंपैरेटिव मेरिट ऑफ अर्थशास्त्र इंडिका सोर्सेस। ओके, मतलब इंडिका यूज्ड टू बी एन इनडायरेक्ट सोर्स, अर्थशास्त्र इज मोर ऑफ अ प्रिस्क्रिप्टिव सर, ओके, एंड अशोका's इंस्क्रिप्शन आर अ डायरेक्ट सोर्स, है ना? कंपैरेटिव मेरिट है, फायदा किसका है? इंडिका का फायदा ज्यादा है अशोका, तो सबका फायदा है सब्जेक्टिविटी के साथ। इंडिका इज इनडायरेक्ट सोर्स ना, सेकेंडरी सोर्स है। सो बिकॉज़ इंडिका इज अ सेकेंडरी सोर्स, तो ऑब्वियस है कि द ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज फ्लॉड। अगर आपको याद होगा सोशियो सोसाइटी के अंदर वो 7 क्लासेस के बारे में लिखा है। अगर आपको याद होगा तो उसमें लिखा है कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती है ना? मेगास्थनीज खाली पार्टी के बाहर नहीं गया था, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में लिमिटेशंस आपको मिलती है। रिलीजियस लाइफ में उसने नहीं लिखा है, रिलीजियस लाइफ के बारे में अशोक एडिक्ट हमको बताते हैं। समझ में आया कि नहीं आपको? आप एक्सपेक्ट करना सीखिए कि क्या मेगास्थनीज ने भारत के धार्मिक दर्शन के बारे में लिखा है? नहीं, करेंगे समझे? सो दैट इज द प्रॉब्लम सर, रिलेशन। बट अग्निकुंड राजपूत एंड राजपूताना, अग्निकुंड राजपूत एंड राजपूताना, बेसिकली अग्निकुंड राजपूत मैंने बताया था ना सर कि देखो नॉट ऑल दी राजपूताना स्टेट्स बिलोंग टू द अग्नि, कुछ अभी भी अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। मतलब जैसे मेवाड़ का किंगडम आप देख लीजिए, है ना, वो भी अपने आप को शायद सूर्यवंशी कहते हैं। परमार डू कॉल अस एज द अग्निकुल, है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे हैव, जैसे चंदेल थे, चंदेल यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज चंद्रवंशी सर, समझे? तो वी विल फाइंड कि बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल लीनिएज इज ओके, आज के दौर के अंदर राजपूताना किंगडम सबके सब अग्निकुल से नहीं, अग्निवंशी नहीं बिलोंग करते। इधर द परमार आर द मेन डायनेस्टी जो अग्निकुल के रूप में एस्टैब्लिश करी है, ठीक है? पेपर 2 अरे करवाना है भाई साहब, जान निकल जाती है सर। अभी लास्ट मंथ भी यही हुआ था, बीसी के बाद वो स्पेशल क्लास थोड़ा एक वो लेना है, और क्या कह सकते हैं कि एक दो सेशन यूट्यूब के भी लेंगे सर, इसमें करवा दूंगा। अभी क्या हो रहा है कि 1 से 20 तारीख तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलते हैं, आप समझिए। तो इतने नॉन स्टॉप चल रहे हैं कि दिन का 6-7 घंटे क्लास के बाद और थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ने के बाद फिर टाइम नहीं रहता। 20 से 30 तारीख का जो पीरियड है वो थोड़ा वो पीरियड है कंटेंट अपडेशन, और उसमें ये छोटे बहुत क्लासेस भी हो जाते हैं। तो विल ट्राई टू इसकी मैपिंग का क्लास भी ले लेंगे स्पेशल में, है ना, इस बार। ग्रिड विड बनाना सिखा दूंगा आपको, और 2021 का या 21 का या 23 का जो मैप है उसको डेप्थ में देख लेंगे। मेन तो ग्रिड प्लानिंग सिखा दूंगा आपको सर, फिर आपको मैपिंग की बुक ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। हाँ, इसमें भी करेंगे वर्कबुक जैसा। चलिए सर, ठीक है, तो कल मिलता हूँ सल्तनत में, और कल सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को खत्म कर देंगे। इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा है नहीं सर, है ना? 3 ही पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, तीनों में सवाल आया। देखिए इकोनॉमी, है ना? कल हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 सवाल ही आए हैं सर, ओके। आपको पूछा प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग आया, ये आया ट्रेड एंड कॉमर्स और अर्बनाइजेशन मतलब सर्विसेज पार्ट आया, ये प्राइमरी सेक्टर आया, समझे? नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब बेसिकली सर्विसेज और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग साइड, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग साइड, पीजेंट्री एग्रीकल्चर की साइड। थीम पकड़ लो इकोनॉमी में, थीम पकड़ोगे तीनों साइड से सवाल है। अब इसमें ऑथर्स देखेंगे, इधर-उधर की बातें देखेंगे सर, किसने क्या ऑब्जर्व किया वो देखेंगे सर, है ना? कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लेबर, सर्विसेज का पार्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, लेबर तीनों जगह पे, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तीनों जगह पे लेबर आएगा। क्या काम कर रहे थे? बाल ढोने के लिए काम करते थे। मैन्युफैक्चरिंग में चीजें बनाने के लिए काम कर रहे, एग्रीकल्चर में स्लेव्स के रूप में सर, है ना, खेती के लिए डोमेस्टिक लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। इसमें फिर 2 आएंगे ना, स्किल एंड अनस्किल, है ना? स्किल वाले कहाँ पहुंचे और अनस्किल वाले कहाँ पहुंच गए। देखो चीज़ों को तोड़ना सीख जाओ, फिर तो क्या होगा, टक 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 करके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और मजे की बात ये है कि दे आर नॉट गिवन इन एनी स्टैंडर्ड सोर्सेस, और इसमें जितना आप हैंड्स ऑन करते हो ना, जैसे हम लोग हैंड्स ऑन कर रहे हैं, आज की क्लास में ज़्यादातर हैंड्स ऑन किया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें मुझे एक्सट्रैक्ट करके करानी है, उसकी स्लाइड्स पर बनाकर बैठूंगा दिमाग नहीं काम करता। हैंड्स ऑन में क्या होता है, फट फट फट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है उसको खाली एक्सट्रैक्ट करना है, और वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रिकॉल करेगी। 2 फट करके फ्लोचार्ट बना दिया सीधा-सीधे, जिसमें 2 फैक्ट डाल दिया, आराम से आपके 200 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्द तक का मटेरियल हो जाता है। और क्योंकि हमने आगे पीछे का पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पार्ट, तो इसको स्पेसिफिक पॉइंट के साथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए सर, कल मिलता हूँ, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, शबा खैर सर, ध्यान रखिए अपना। 19 तारीख होगी, अक्टूबर खत्म हो गया।